Assalamualaikum guys, this is our 17th podcast as usual. It's me and Abdullah Ali Khan. Abdullah Ali Khan, how are you man? इरफान क्या हाल है बॉस कैसे हो क्या चल रहा है। आज थोड़ा सा दूर डिस्कस करेगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट में यू रिकमेंडेड मी अ बुक नेम द रिपब्लिक बाय प्लेटो। वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आई थिंक सो वन थर्ड ऑफ रिपब्लिक टुडे होपफुली। या रिपब्लिक बेसिकली इट्स लाइक प्लेटो का। इफ यू डू नॉट नो हु प्लेटो वाज, हिज रियल नेम वाज अरिस्टोटलीस। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि व्हाई वी डूइंग, we're not reviewing the book, we're like sharing the concepts which we like from the republic because we believe कि ये एक political philosophy की जो पूरी वेस्टर्न ट्रेडिशन है ना उसकी वो बिल्कुल अलग साइड पे और ये रिपब्लिक बिल्कुल अलग साइड पे है। प्लेटो बेसिकली वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, उसका असल नाम अरिस्टोटलीस था। He was nicknamed Plato because of his broadness. Some people say कि he had a broad shoulder. He had broad shoulders. कुछ लोग कहते थे कि उसका एक broad forehead था, इसलिए he was nicknamed Plato. खैर his name was Aristocles. वो एक aristocratic family में पैदा हुआ in around 428 BC एथेंस के अंदर। और तब एक पॉलिटिकल डिसअरे आप कह सकते हो था उस वक्त, क्योंकि पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी उससे 20 साल पहले, बिफोर प्लेटो वाज बॉर्न। और जो वॉर विद स्पार्टा थी उसकी वजह से भी द सोसाइटी है डिसइंटीग्रेटेड टू दैट लेवल के एक पॉलिटिकल अर्जेंसी थी, जिसकी वजह से सोक्रेटिस की फिलोसॉफिकल डिबेट्स की बड़ी ज़रूरत थी। आपको चीज़ बड़ी नज़र आती है विद रीडिंग प्लेटोनिक डायलॉग्स के। they're exploring all these concepts which revolve around democracy, individualism, and those things jinki roots थी in the wars, the Peloponnesian War, the war with Sparta at the time when Plato was born. प्लेटो जो है उसने अपने ख्यालात सच नहीं लिखे अपनी किताबों में। उसका उसका टीचर, उसका मेंटर आप कह सकते हो सोक्रेटिस था। सोक्रेटिस उसका उसका स्टूडेंट, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने सोक्रेटिस की ही आवाज़ में अपने डायलॉग्स लिखे हैं और अपने ख्यालात भी ऐड किए हैं विद मतलब सेंटरिंग देम अराउंड सोक्रेटिस की व्यूज। जैसे रिपब्लिक जो है इट इज प्रेजेंटेड एट अ टाइम के ना तब प्लेटो पैदा हुआ था ना तब सोक्रेटिस पैदा हुआ था, उनके वक्त से पहले का डायलॉग है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के अंदर भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स वगैरह की आप अगर आप बात कर लो तो प्लेटो ने वो अपनी थ्योरीज, अपने आइडियाज सोक्रेटिस की आवाज़ में पेश किए हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सोक्रेटिस का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था प्लेटो के ऊपर। ऑब्वियसली ही वाज हिज टीचर। सोक्रेटिस जब एग्जीक्यूशन हुई, ही वाज किल्ड, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट। उसके बाद 20 साल के लिए प्लेटो ने छोड़ दिया, क्या कहते हैं, एथेंस छोड़ दिया। फिर उसने 20 साल के बाद वापस आया, उसने अपनी एक एकेडमी ओपन की which we believe to be the first proper academy of western education. खैर जहाँ तक रिपब्लिक की बात है, इट इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। पूरी वेस्टर्न ट्रेडिशन लाइक आई सेड एक साइड पे खड़ी है और प्लेटो के काम दूसरी साइड पे खड़े हैं। प्लेटो के काम से काफ़ी लेटर फिलोसफर्स भी इंस्पायर हुए। एक्वेनस की हमने जिस तरह बात की थी वेस्टर्न फिलोसफर्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाली वीडियो पे, उसके अलावा ह्यूम की बात कर लो, लॉक की बात कर लो, मैनी 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 लेटर फिलोसफर्स, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स वर इंस्पायर्ड बाय प्लेटो। तो वी नीड फॉर द सेम रीज़न टू लुक इनटू प्लेटोस फिलोसफी, ताकि हमें समझ आए कि ये जो आजकल हम थियरीज और आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं उनकी रूट्स क्या थी, और बेसिकली प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर एक क्या सिस्टम, क्या स्ट्रक्चर पेश किया है फॉर 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 अ सोसाइटी टू फंक्शन के। एक बेहतरीन यूटोपियन सोसाइटी किस तरह की होती है, एक फिलोसोफर किंग को किस तरह रूल करना चाहिए, और ये पूरा रिपब्लिक की जो 10 किताबें हैं दे डील विद द वेरी सेम थिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अराउंड लाइक पहले 3 किताबों की या पहले 4 किताबों की हम बात कर लेंगे जितना हमारे पास वक्त हुआ, और फिर अगले पार्ट्स में हम we'll deal with the rest of the book. So, Numan, where do you want to begin? You want to begin with the very start कि किस तरह सीन सेट होता है, किस तरह बुक वन यस, स्टार्ट होती है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा मैं थोड़ा-सा स्टार्ट में बताऊँ कि सीन सेट किस तरह होता है और ये सब डायलॉग किस तरह शुरू होता है। तो बेसिकली ये होता है कि सोक्रेटिस, एक टाउन होता है पायरेस के नाम से एक टाउन होता है, उसमें एक फेस्टिवल अटेंड करता है विद हिज़ फ्रेंड्स इवनिंग में।
And after attending the festival, as he is heading home on foot, Polymarchus अपने slave को भेजता है उसको रोकने के लिए कि जो go stop him, just tell him I'm catching up with him. इतनी देर में पोलीमार्कस खुद आता है और उसको कहता है कि वे यू आर गोइंग, जिस पे अब सोक्रेटिस ही कहता है कि जस्ट वी आर जस्ट डन फॉर द डे, हम घर जा रहे हैं अपने, वी आर गोइंग टू रिलैक्स। उसने कहा कि नो यू शुड नो लिंगर अराउंड फॉर सम टाइम। और दिस इज़ वेयर द डायलॉग स्टार्ट। तो सोक्रेटिस जो है वो पोलीमार्कस के घर जाता है, और पोलीमार्कस के घर में जाके जो उसका पहला इनिशियल डायलॉग स्टार्ट होता है, स्टार्स बिटवीन हिम एंड पोलीमार्कस इज डैड, जिसका नाम होता है सेफिलिस। अब सेफिलिस सोक्रेटिस ने ये ऐसे उसको डिस्क्राइब किया कि ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, मतलब ही वॉज जस्ट नियर डेथ, और उससे खड़ा या बैठा भी नहीं जाता था सही तरीके से। ही वॉज जस्ट वेरी ही वॉज जस्ट इन अ वेरी ओल्ड एज। सो सोक्रेटिस स्टार्ट्स विद लाइक सेफिलिस आस्क सोक्रेटिस लाइक, तुम पहले आया करते थे हमारे घर हर रोज़ और अब तुम नहीं आते, यू नो यू शुड कम मोर बिकॉज आई एन्जॉय योर कंपनी, आई एन्जॉय अवर डिस्कशंस, आई एन्जॉय अवर डायलॉग्स, तो हमारे घर तुम इस तरह क्यों नहीं आते? फिर सोक्रेटिस अपोलोजाइज करता है कि येस आई नो दैट आई शुड कम मोर ऑफन। तो इसी तरह सोक्रेटिस उससे पूछता है कि हाउ योर ओल्ड एज इज ट्रीटिंग यू, जिसमें सेफिलिस बताता है कि लाइक आई एम डूइंग फाइन बट समटाइम्स आई सिट विद माय फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो सब बैठ के अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपनी ओल्ड एज को कोसते हैं, अपने बुढ़ापे को कोसते हैं। और मगर मैं इस तरह नहीं थे ये सोचता, सेफिलिस बताता है सोक्रेटिस को। सेफिलिस ये कहता है कि जो लोग अपने पास्ट को अपनी फैमिली मेम्बर्स की बिहेवियर टूवर्ड्स देमसेल्व्स इन ओल्ड एज ब्लेम करते हैं अपनी ओल्ड एज के ऊपर, इट्स नॉट गुड। अगर आपके घर वाले ओल्ड एज में आपसे खुश नहीं है, दिस इज नथिंग हैव टू डू विद योर ओल्ड एज, दिस हैज़ टू डू विद योर रॉन्ग डूइंग्स और विद योर एटीट्यूड थ्रू आउट योर लाइफ। जो आप अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी में अपने काम करते हैं, करतूत करते हैं, जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं, वो सब जाके आपको उन सब का एक तरह का सबक या फिर आप कह लो कि सिला मिलना शुरू हो जाता है अपनी ओल्ड एज में। फिर सोक्रेटिस सेफिलिस से ये पूछता है कि एज एज यू नो कि आप बहुत अमीर हो, यू आर वेरी रिच, व्हाट डू यू थिंक डज मनी मेक डिफरेंस इन ओल्ड एज? जिस पे सेफिलिस ये कहता है कि पैसा ओल्ड एक बुढ़ापे को आसान कर देता है, इस मामले में आसान कर देता है कि इंसान कि ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान के पास बुढ़ापे में पैसा नहीं होता, इंसान अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए मेडिसिन्स नहीं खरीद सकता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि पैसे का साइज़ अब इंसान की ज़िंदगी में ये इफ़ेक्ट भी होता है कि जब इंसान के पास पैसा होता है, इंसान उतना ही ज़्यादा गुनाहों से दूर रहता है, स बुरे काम करने से बचता है, क्योंकि जब उसके पास पैसा होता है, उसको झूठ नहीं बोलना पड़ता, उसको चोरी नहीं करनी पड़ती, उसको किसी भी तरह का गुनाह नहीं करना पड़ता टू गेट समथिंग टू ईट। उसके बरअक्स जो इंसान गुर्बत में पड़ा भला होता है, उसको झूठ बोलना पड़ता है, 100 किस्म के बुरे काम करने पड़ते हैं जस्ट टू गेट समथिंग टू ईट या फिर समथिंग टू वेयर। तो सेफिलिस ये ऐड करता है कि आपकी ओल्ड एज की सेटिस्फेक्शन में आपका सबसे बड़ा हाथ जो है वो पैसे का भी होता है। अगर आपके पास पैसा हो तो आपको ज़िंदगी में गुनाह कम करते हो। जब आप ज़िंदगी में गुनाह कम करते हो, ओल्ड एज में आपको उन गुनाहों की वजह से गिल्टी कम होते हो, ठीक है? यू डोंट रिफ्लेक्ट ऑन योर रॉन्ग डूइंग्स। अगर आपने कोई रॉन्ग डूइंग की है तो आपको ओल्ड एज में वो सब चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब इंसान मौत के करीब पहुंचता है तो इंसान के सामने एक तरह का, आप ये कह लो कि उसके सारे गुनाह और सारे जो उसने काम ज़िंदगी में किए होते हैं, अच्छे या बुरे, वो उसको सताना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसान को ये बात मालूम होती है कि अब मैं मरने वाला हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, ठीक है? ये तो बात रिलीजन है, हमारे रिलीजन ने हमें बताया कि भई मरने के बाद जजमेंट होगी। बट इस बुक से हमें ये मालूम होता है कि चाहे इंसान रिलीजियस हो या रिलीजियस ना हो, जब उसके मरने का वक़्त करीब आता है, ही स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन हिज़ लाइफ़। वही वो साथ में कहता है कि जो काम हम लोग अपनी जवानी में करते थे बगैर बगैर सोच समझ के, चाहे वो काम बुरे हों या अच्छे हों, हम उस वक़्त तो कामों के ऊपर हँस देते थे, मगर जैसे ही हमारा बुढ़ापा करीब आता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, और एंड देन वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन अवर लाइफ़, और फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने वो बुरे काम क्यों किए। इतने में क्या होता है, जो पोलीमार्कस है वो डिस्कशन में आ जाता है, ठीक है? उसका जवाब होता है सेफिलिस, ही क्विट्स द डिस्कशन, और सोक्रेटिस से डिस्कशन स्टार्ट होती है अबाउट जस्टिस, इंसाफ के बारे में।
तो अच्छा वलीद, वन थिंग आई लाइक टू ऐड हियर, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ। वो जब वो जाता है उससे पहले एक चीज़ होती है कि लाइक यू सेड, सेफिलिस जो है वो ये कहता है कि आप पैसा जो है आपको कुछ चीज़ों से बचाता है, पैसा आपको नाइंसाफ़ी से बचाता है। लेकिन वो एक बड़ी नैरो डेफिनेशन ऑफ जस्टिस की बात करता है सेफिलिस, जिसको रेफ्यूट करता है सोक्रेटिस। जब सेफिलिस ने बात क्या की होती है, सेफिलिस कहता है कि पैसा अगर आपके पास है, आप झूठ नहीं बोलोगे और आप चोरी नहीं करोगे, यानी आप लोगों जिनसे आप इंडेटेड हो, यू विल रिटर्न देयर डेट्स, राइट? तो सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम्म, जस्टिस यही दो चीज़ें हैं कि झूठ ना बोलना और दूसरों को गिविंग बैक व्हाट्स ओड, तो इस तरह तो अगर फॉर एग्जांपल एक दोस्त ने आपके पास सॉर्ड रखवाई है, तो अगर आप उसको बिल्कुल सॉर्ड वापस दोगे इस हालत में कि वो नशे में या फिर जो भी, तो वुड दैट बी जस्टिस? कि अगर आप वो एक बंदा अपनी राइट सेंसेस में नहीं है बट यू स्टिल गिविंग हिम बैक द सोर्ड, सो दैट्स नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। और दूसरी चोरी बिल्कुल वाली बात भी आती है कि समटाइम्स झूठ की बात आती है कि समटाइम्स इट माइट नॉट बी जस्ट टू टेल द ट्रूथ इन सम सिचुएशंस, अगर उससे ग्रेटर गुड नहीं हो रहा या फिर किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो बिल्कुल उसको कहता है कि अच्छा आपकी डेफिनेशन ऑफ जस्टिस खराब है। फिर सेफिलिस कहता है भाई बिल्कुल। मुझे जाना पड़ गया, सेक्रीफाइसेस करने जाना है। अब तुम्हें थीम यहाँ पे नजर आएगा, हम्म, क्योंकि अभी इससे पहले सेफिलिस ने कहा था कि मुझे हम्म, बुढ़ापे में याद हो रहा है कि अंदाजा हो रहा है कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, और मैं गुनाहों से बचने के लिए सेक्रीफाइसेस करूंगा ताकि मेरे जो गुनाह माफ़ हो जाएं। और पहले तो मैं सोचता था कि पता नहीं वो जो अंडरग्राउंड है, हेडिस वाली जो अंडरग्राउंड है ना ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, कि देयर इज एन अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड, सॉरी अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे हमारा हिसाब किताब होगा। तो वो कहता है पहले तो मैं सोचता था यार ये क्या, ये मजाक है सारा कुछ, लेकिन अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि अच्छा हो सकता है कि इट माइट बी ट्रू। अभी इसलिए वो छोड़ के जा रहा है डिस्कशन की। एक तो पहली चीज़ वो गलत था साबित हो गया, दूसरी चीज़ कि वो सेक्रीफाइसेस कर रहा है ताकि वो खुदा को प्लीज करे, खुदाओं को, एंड उसका हिसाब किताब थोड़ा आसान हो। यस। मतलब ही ट्राइंग टू सो बार्गेन विद द गॉड्स। बिल्कुल, मैं भी उसी वक़्त ही कहा था। वो उसके उसके जो जो जस्टिस का जो एक पैरामीटर था, तो वो बहुत छोटा-सा था कि जस्टिस इज़ जस्ट गिविंग अ मैन हिज़ ड्यू, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट राइट इन एवरी कंडीशन। वही आपने कहा कि इसको जो है सोक्रेटिस इस बात से आर्ग्यू करता है कि अगर आपने अपने दोस्त से एक तलवार ली है, ठीक है, उधार पे, और आप देखते हो कि आपका दोस्त पागल हो चुका है और वो अपने आप को या फिर अपने इर्द-गिर्द लोगों को उसी तलवार से नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप इसी बात को ज़हन में रखते हुए कि जस्टिस इज़ गिविंग अ मैन हिज़ ड्यू, आप वो तलवार उसको वापस दे देते हो। अब वो बंदा अपनी ज़हनी हालत में ठीक नहीं है, अब वो तलवार को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने आस-पास के लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस केस में जस्टिस ये होगी कि यू डोंट गिव हिम हिज़ स्वॉर्ड बैक, ठीक है? इसी तरह उसने कहा कि अगर आपका एक दोस्त, उसने कोई एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आपका एक दोस्त आपको कुछ पैसे उधार देता है और आप देखते हो कि आपके दोस्त को एक एडिक्शन लग गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग की, ठीक है? आपको पता है कि मैं इसको पैसे दूँगा, ये सारे गैम्बलिंग में उड़ा देगा। तो आप ये उस वक़्त अच्छा नहीं होगा कि आप उसको उसके पैसे दिए वापस करो, क्योंकि यू नो दैट ही इज़ गोइंग टू वेस्ट इट। तो उसने कहा तो द ट्रू फ्रेंड है या फिर द ट्रू जस्टिस है, ये है कि आप अपने उसने साथ में ये भी कहा कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो, अपने दुश्मनों के साथ, एंड यू शुड लाइक डू गुड टू योर फ्रेंड्स एंड डू हार्म टू योर एनिमीज़। एम आई राइट? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड क्विकली? या पोलीमार्कस का, ये पोलीमार्कस जो बेटा होता है सेफिलस का, वो हुँ। कहता है कि गिविंग बैक व्हाट्स ओड, क्योंकि जस्टिस उसकी नज़र में ये होता है कि योर फ्रेंड्स डिजर्व गुडनेस एंड योर एनिमीज डू नॉट डिजर्व योर गुडनेस। तो अपने दोस्तों का अच्छा करो, दुश्मनों का बुरा करो। पोलीमार्कस ये कहता है। हुँ। Do you आप उसको if you want you can carry it. अच्छा, तो बेसिकली जब सेफिलस जाता है तो पोलीमार्कस अपने अपने बाप की पोजीशन डिफेंड करते हुए कहता है कि अच्छा ये थोड़ी सी इसकी वेरिएशन है, थोड़ी सी वही उसी आर्गुमेंट की मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ। पोलीमार्कस कहता है, वो ये कहता है कि अच्छा योर फ्रेंड्स डिजर्व योर गुडनेस एंड योर एनिमीज डू नॉट डिजर्व योर गुडनेस, सो यू शुड डू गुड टू योर फ्रेंड्स एंड डू evil to your enemies. This is my definition of justice, पोलीमार्कस ही कहता है। अब सोक्रेटिस ये कहता है कि यार देखो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड एन एनिमी। मतलब दो लोग खड़े हैं सामने और अगर आपकी जजमेंट फ्लॉड है, आपने सही तरह जज नहीं कर पाया आपके ये कौन से इंसान में दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, तो यू विल डू द गुड टू वन हु इज़ योर एनिमी एंड यू विल डू हार्म टू योर फ्रेंड। तो आप ऑपोजिट उन दोनों को दे दोगे व्हाट दे डू नॉट डिजर्व फ्रॉम यू, सो देयर बाय यू विल बी अनजस्ट व्हाइल थिंकिंग योरसेल्फ टू बी जस्ट। तो इस तरह वो कहता है कि ये आपकी डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन वर्क विद, क्योंकि इसके साथ साथ वो कहता है व्हाट्स प्रॉब्लमैटिक विद इट किज इसके एक जो अच्छा इंसान होता है ना, अ गुड पर्सन,
हु इज़ अ जस्ट पर्सन, जो जस्टिस को पसंद करता है, वो इंसान किसी का भी बुरा नहीं चाहता। अपने दोस्तों के साथ तो वो अच्छा करता ही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर हिज फ्रेंड्स, बट वो अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि ही डज़ नो वन हार्म, ही वांट्स टू इम्प्रूव द वर्च्यू ऑफ अदर पीपल। अब यहाँ पे आपको एक और थीम नज़र आता है कि सोक्रेटिस जिस तरह का बंदा था, ही वाज आल्सो द वेरी पर्सन जिसकी वो डेफिनेशन बता रहा है कि अ गुड पर्सन विल नॉट डू एनीवन एनी हार्म। अब जब आप अगर आपने पढ़ी है द एपोलॉजी या द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस किताब एक और है प्लेटो की, उसमें हमें पता चलता है कि सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जाता है किन चार्जेस पे, कि बेसिकली उसने इम्पाइटी प्रमोट की, उसने यूथ को करप्ट किया, उसने ब्लास्फेमी कमिट की, और उसने मतलब बेसिकली लोगों को मिसलीड किया। इन चार्जेस पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन द ट्रुथ अबाउट इज के ही बीइंग अ गुड पर्सन डिज नॉट मीन एनी हार्म टू एनीवन। वो लोगों से डिबेट करता था और वो कहता था यार अच्छा ये आपकी प्रॉब्लमेटिक बिलीव्स हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू कि आप गलत कैसे हो, ताकि आपकी आपकी मॉरल वर्च्यू बेहतर हो। अब वो लोगों को डिबेट्स में इसलिए नहीं हराता था ताकि उनको नीचा दिखाए या उनको निचला करे अपने से, इसलिए नहीं। वो करता था ताकि एक इंसान अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ के बारे में गलत है ना, तो उसकी सोच सही हो और उसकी वर्च्यू इंप्रूव हो, उसके ख्यालात इंप्रूव हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। दैट्स व्हाट ही वांटेड। तो यहाँ पे आपको ना हर जगह आपको एक आयरनी, थोड़ी सिंबोलिज्म नजर आती है व्हाइल रीडिंग दिस डायलॉग। यू वांट मी टू कंटिन्यू विद नुमान, और यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, बिल्कुल यार, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है सोक्रेटिस के करैक्टर के बारे में। और देखा जाए जैसे वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे वो एक करैक्टर आता है थेरेसिमिकस के साथ आर्ग्यू करता है, तो एक एक विंडो अपने आप में भी रखता है कि आई कैन बी इन रॉन्ग एज वेल। इट्स योर ड्यूटी टू प्रूव मी रॉन्ग एंड शो मी व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, ठीक है। और इसकी आर्ग्यूमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जैसे आपने बताया कि उसने किसी को नीचा दिखाने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करता था या फिर डिस्कशन नहीं करता था, वो बस यही होता था कि दूसरों में जो है वर्च्यू डाला जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। शुड आई मूव ऑन टू थ्रेसिमिकिस व्यू ऑफ जस्टिस और नो? Yeah, you should move on, but just one last thing I'd like to add here before you move on to Thrasymachus. इसके अब अगर आप अभी जो लास्ट चीज़ बताई है ना सोक्रेटिस ने, उसने ये बात की है कि एक जो जस्ट इंसान होगा वो नहीं चाहेगा किसी और को हार्म करना। तो इसमें एक और आपको एंडी नजर आती है कि थेरिस्मैकस और पोलीमार्कस ये दोनों बार बार कोशिश कर रहे हैं, जब अगर आप डायलॉग पढ़ोगे, कि वो इंटिमिडेट करें सोक्रेटिस को, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसको तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, ट्राइंग टू इंटिमिडेट हिम। क्योंकि आपको पता है कि ओरिकल ऑफ डेल्फी ने कहा था एंशिएंट ग्रीस के अंदर कि सोक्रेटिस जो है ना हमारी सोसाइटी का सबसे ज़हीन तरीन इंसान है। तो लोग उससे आके बहस करते थे, उससे आके डिबेट्स करते थे कि चलो हम किस तरह जीत जाए इस बंदे से, और फिर हम लोग लोगों को बताएं कि मैंने सोक्रेटिस को हराया डिबेट में। तो लोग उसको इंटिमेट करना चाह रहे हैं, दे ट्राइंग टू हार्म हिम। बट सोक्रेटिस उनसे बड़ा हम्बली डील कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द वर्च्यू ऑफ देयर सोल। वही डेफिनेशन जस्ट इंसान की जो सोक्रेटिस ने अभी दी थी। नाउ यू कैन मूव ऑन टू थेरिस्मैकस। यार वलीद माइक म्यूट है तुम्हारा। नुमान, आई कांट हेयर यू ब्रो। हाँ अब आ रही। नहीं अब फिर बंद हो गई। हेलो, अब कैन आ यू रही हियर है। मी? मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गिव एन इनसाइट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ थ्रेसिमिकस यू कैन गिव नाउ। अच्छा यार, थेरिस्मैकस बेसिकली अगर आप देखो थेरिस्मैकस और सोक्रेटिस ना, आप थेरिस्मैकस उस समझ लो एक बड़ा टेरानिकल आदमी था, एक बड़ा उस तरह का आदमी के मतलब आजकल का आप अल्फा मेल समझते हो ना, एंड्रयू टेड वाली टाइप, उस तरह समझ लो कि डोमिनेंस पावर, डिस्ट्रॉइंग द अदर पर्सन, मतलब आपने अगले बंदे को खत्म कर देना, उस तरह का एक ये अल्फा मेल टाइप टेरानिकल आदमी था। एंड ही वांटेड टू डिफीट अदर पीपल। और अगर आप थोड़ा सा आगे से जाओगे तो ये करता है कि ये ना उस तरह का इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी होता है कि वो कबूल नहीं करता अपनी शिकस्त। जैसे आपको पता है कि अभी जब ये अपना व्यू बताता है जस्टिस का, सोक्रेटिस उसको रिफ्यूट करता ही है, तो वो उठ के चले जाता है। वो कहता है भाई मैंने अपना केस प्रेजेंट कर दिया, एंड आई कांट प्रूवन रॉन्ग। तो वो कहता है चलो मैं जा रहा हूँ, सोक्रेटिस उसको रोकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ थेरिस्मैकस, कि he tries to insult other people, and he tries to just defend his case because of his ego, not in the pursuit of the truth. Like मेरा यही हिसाब किताब है, just like आप कह लो Socrates, the way he debates is कि if you can prove me wrong, I'll gladly change my opinion.
So prove me wrong because I want to find the truth. I'm not debating or discussing something with you just for the sake of defending my own ego, but for the sake of trying to find out the truth. That's the kind of person Therismachus is. So Therismachus jump कैसे करते हैं conversation में? Polemarchus जब ये कहते हैं ना कि justice is giving back what's owed, and you owe different things to your friends and enemies in the way कि you owe goodness to your friends and evil to your enemies. तो सोक्रेटिस कहता है कि अच्छा इंसान कभी भी दूसरों को हार्म नहीं करेगा, सबको फायदा ही पहुंचाएगा। तो थ्रिस्मैकस कहता है कि यार ये पहेलियों में मेरे साथ बातें ना करो, ठीक है? तुम सिर्फ दूसरों की बातों को रिफ्यूट कर रहे हो। तुम अपना बताओ ना, सीधे लफ्जों में बताओ कि ये जस्टिस है और यहाँ पे बात खत्म करते हैं यार, लेट्स कॉल इट अ डे। लेकिन यही है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड ऑफ हम्म, डिबेट ये था, अगर आपको पता है, हर डायलॉग में बेसिकली सोक्रेटिस ये करता है, ही टेक्स अ स्टेप बैक, अगले बंदे को ल्योरिंग करता है कि तुम आओ मेरे से डिबेट करो। फॉर एग्जाम्पल लव पे बात हो रही है, जस्टिस पे बात हो रही है, वर्च्यू पे बात हो रही है, कहता है आओ तुम अपना व्यू बताओ, मैं उसको रेफ्यूट करूंगा, उस रेफ्यूटेशन पे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करूंगा। तो दैट्स द सोक्रेटिक मेथड दैट सोक्रेटिस यूजेस। लेकिन थेरिस्मैकस एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी होता है, वो कहता है यार मुझे बस सीधे लफ्जों में बता दो, जस्ट गिव इट टू मी, जस्ट गिव द राइट डेफिनेशन टू मी, मुझे दूसरों की रेफुटेशन पेश ना करो। तो इसलिए वो इंसल्ट करता है सोक्रेटिस को, जंप इन करता है थेरिस्मैकस। बिल्कुल। जो थ्रिसमैकस है वो ये मैं बताऊंगा कि उसका व्यू क्या था ऑफ जस्टिस। वो ये आर्ग्यू करता है कि जस्टिस इज़ ओनली फॉर द एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर, ठीक है? जिसके ऊपर सोक्रेटिस उसको ये चैलेंज करता है कि अगर उसने ये अपनी स्टेटमेंट पुट आउट की है सामने, तो उसको रैशनल थिंकिंग से अपनी स्टेटमेंट को आगे एलेबरेट करे। साथ ही में सोक्रेटिस मतलब कि exposes the contradiction of Thrasymachus' argument through asking questions and through answering the question at the same time. तुमने वही बताया कि बीच में Thrasymachus गुस्से में भी आ रहा था, कहता है कि you are just asking people other people's questions और तुम उनसे नॉलेज ले रहे हो। For gaining knowledge from someone you should pay them, you know। जिसमें इस तरह की ये कहता है कि यू शुड पे मी बिकॉज यू जस्ट कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। जिस पे ग्लॉकन ये कहता है कि डोंट वरी वी कैन पे फॉर हिम। ये भी बीच में एक बात आती है। तो इफ आई एम रॉन्ग यू कैन से एनीथिंग अब्दुल्ला। अच्छा, यहाँ आई लाइक टू ऐड वन थिंग। यस। अब बेसिकली बात ये होती है कि सोक्रेटिस से वो कहता है कि मुझे ना तुम पेमेंट कर देना इफ यू नो इफ आई प्रूव यू रॉन्ग। लेकिन द रीजन इज कि सोक्रेटिस गरीब होता है, वो कमाता नहीं है, उसकी कोई जॉब नहीं होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको, सॉरी आयरनी फिर नजर आती है कि द पॉलिसी के अंदर ही वाज एग्जीक्यूटेड बिकॉज पीपल बिलीव्ड कि ही वाज अ सोफिस्ट, पीपल कॉल्ड हिम सोफिस्ट। लाइक अरिस्टोफेनीज की किताब है क्लाउड्स, उसमें वो यही बात करता है कि सोक्रेटिस वाज अ सोफिस्ट। सोफिस्ट बेसिकली वो आदमी था totally opposed to what Socrates was. Sophists were ancient Greek people जो लोगों से डिबेट्स करते थे और लोगों को डिबेट में हरा के उनसे पैसे लेते थे। दैट वाज व्हाट अ सोफिस्ट वाज। लेकिन सोक्रेटिस इसलिए गरीब था क्योंकि वो लोगों से चार्ज नहीं करता था। वो कहता था मेरे से डिबेट करो, मैं तुम्हें हराऊंगा ताकि तुम्हारी वर्च्यू बेहतर हो, तुम्हारी ख्यालात बेहतर हो, एंड दैट्स ऑल, आई वोंट चार्ज यू मनी। तो जब थेरिस्मैकस उससे कहता है कि मुझे तुम पेमेंट दे देना, मुझे तुम पे कर देना इफ आई प्रूव यू रॉन्ग सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कहता है भाई मेरे पास तुम्हारी पैसे नहीं, and I will not be able to pay you anywhere. I won't be able to pay you कभी भी, क्योंकि मैं कभी भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें पे नहीं कर सकता वापस। इसलिए ग्लाउकाउन कहता है कि अच्छा यहाँ पे जो बैठे हुए ना लोग, हम सारे चिप इन करेंगे और तुम्हें दे देंगे पैसे। दैट्स व्हाट हैपेंड। बिल्कुल। तो थ्रिसमैकस आगे ये कहता है कि ओबीडियंस टू द रूलिंग पावर इज ऑलवेज राइट, ठीक है? if you're uh, obedient to a ruling power, if you're obedient to a ruler, it would be right in any case. That's what Thanosmakis basically argue. So Socrates आगे अपना काउंटर आर्गुमेंट ये पेश करता है कि जो लोग रूल करते हैं या फिर जो लोग लॉस बनाते हैं दे आर इनफेलिबल एज वेल। वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। द रूलिंग क्लास कैन प्रोसीड टू मेक द लॉस। वो ऐसे लॉस बना सकती हैं कि उनकी जॉब बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है कुछ केसेस में। सो अगर वो इस तरह की लॉस बनाएंगे फॉर देयर इंटरेस्ट, दे कैन डू द सेम जॉब बैडली एज वेल, ठीक है? इन सम केसेस में क्या होगा कि जब वो लॉस बना रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट में भी नहीं होंगे, बिकॉज दे कैन मेक मिस्टेक्स। इन द लाइट ऑफ सिस्टमैटिक आर्गूमेंट वो ये कहता है कि जबकि अब वो ये कह रहा होता है कि जो सिस्टमैटिक बार बार यही बात कह रहा होता है कि सब्जेक्ट्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली टू द लॉस, बिकॉज जो रूलर्स हैं वो रूलर्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है? दिस इसका मतलब यही है कि वही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। थिंक मैं आगे से फाइट बैक इस तरह करता है कि
इस बात को जो उसने आर्गुमेंट पेश किया था सोक्रेटिस ने कि रूलर्स कैन देमसेल्व्स मेक मिस्टेक्स, या भी जो भी पर्सन लॉ बनाता है वो खुद लॉ बनाने में भी गलती कर सकता है, और कभी कभार वो लॉ बनाने में कुछ चक्कर में अपने इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके आगे से सिस्टमैटिक आर्ग्यू ये करता है कि कोई भी स्किल्ड पर्सन जो है वो कभी मिस्टेक नहीं करता, और अगर वो मिस्टेक करता है तो ही इज़ नो लॉन्गर कॉल्ड अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन और अ स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल, उस इस तरह की आगे से आर्ग्यू करने की कोशिश करता है। उसने ये कहा था कि अगर कोई भी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन या फिर कोई भी साइंटिस्ट कभी भी मिस्टेक करता है, नहीं कर सकता, तो इसी तरह कोई एक स्किल्ड रूलर भी कभी भी लॉस बनाने में मिस्टेक नहीं कर सकता। डू यू हैव टू ऐड एनीथिंग, अब्दुल्ला? यार बेसिकली वो जो ये आर्गुमेंट ये पेश करता थे मैकस, वो ये कहता है कि यार देखो जो फॉर एग्जांपल हम एसएनसी की बात कर लेते हैं, जस्ट एन स्मॉल एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई शुड मेंशन इट हियर, लेकिन मेरे दिमाग में और कोई मिसाल नहीं आ रही। तो एसएनसी फॉर एग्जांपल थेरिस्मैकस अगर होता, थेरिस्मैकस कहता देखो ये पीटीआई ने थेरिस सॉरी एसएनसी सिंगल नेशन करिकुलम लेके आए हैं, अब इसका इसका इनका मुफाद ये है कि इंडोक्ट्रिनेशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कंट्रोलिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ। अब ये चीज़ अगर सोक्रेटिस होता, सोक्रेटिस कहता है यार यू आर गिविंग द बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि एक आइडियल रिजीम नहीं है, दिस इज नॉट द रिजीम ऑफ द मोस्ट जस्ट मैन। अब थेरिस्मैकस कहता है कि यार देखो एक गवर्नमेंट का काम ही है कि अपने इंटरेस्ट के लिए लॉस पास करे, लोगों को ये दिखाते हुए कि हम जस्ट है, बीइंग अनजस्ट बट बीइंग परसीव्ड बाय द पीपल टू बी जस्ट। वो कहते हैं इसका बहुत ज्यादा फायदा है देन बीइंग जस्ट एंड एक्चुअली बीइंग परसीव्ड एज जस्ट ऑल्सो। तो सोक्रेटिस ये कहता है कि देखो यार एक एक फिजिशियन है ना, फॉर एग्जांपल एक एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, उसके उसका आर्ट है, आर्ट ऑफ मेडिसिन और आर्ट ऑफ डॉक्टरी, इट इज कंसर्न्ड विद इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी। तो उसी तरह जो आर्ट ऑफ रूलिंग है ना, इट इज कंसर्न्ड विद द गुड ऑफ द नेशन एज अ होल, नॉट ओनली द गुड ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो वो कहता है इट इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जिस तरह थेरिस्मैकस ने कहा इट इज इंटरेस्ट ऑफ द वीकर, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी इट इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी राइट, और जो रूल्ड है द पार्टी दैट इज रूल्ड द कॉमन पीपल दे आर द वीकर पार्टी, लेकिन लॉज एक आइडियल रजीम के अंदर बनेंगे टू बेनिफिट द वीकर पार्टी विच इज द पीपल। तो सोक्रेटिस बार बार ये बात कर रहा है कि तुम मिसाल बड़ी नैरो दे रहे हो, थेरिस्मैकस तुम मिसाल दे रहे हो एक वीक रजीम की जिसमें रूलर जो है वो करप्ट है, वो अपने मुफाद के लिए कर रहा है। तुम अगर आइडियल रजीम की बात करो, हम लोग आइडियल टर्म्स में बात करेंगे ना, तो ये मैटर बहुत सिंपल होएगा। तो फिर इसके बाद थेरिस्मैकस कहता है कि यार अगेन इंसल्टेड सोक्रेटिस कि तुम्हारी वेटनर्स काम पे उससे आओ कि तुम्हारी आके ना नाक पोछे, ये क्या कि वो उसको चिढ़ाता है, बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंस। बिल्कुल। ये आपको नजर तो आती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थेरिस्मैकस की। वही आपको देखो, अब सोक्रेटिस ने किस तरह उसकी आर्गुमेंट को फेल किया, और इसी में कॉन्ट्रडिक्शन ये समझ आती है कि पहले थेरिस्मैकस ये कहता है कि जस्टिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बाद में वो इनजस्टिस को ही प्रमोट कर रहा होता है, उसी उसी को मतलब कि प्रेज़ कर रहा होता है। सो बेसिकली वही ना, जैसे कि आपने कहा कि उसने एक मेडिकल प्रोफेशनल की एग्जांपल दी कि मेडिकल प्रोफेशनल का जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, उसका इंटरेस्ट ये नहीं होगा पैसे बनाना। अब वो उस इंटरेस्ट उस बॉडी को ठीक करने के लिए अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ करेगा। फॉर दोज मेडिकल एक्सपर्टीज़ वी पे देम ऑन साइड, ठीक है, वी पे देम देयर मनी। अगर उसका सब्जेक्ट ही पैसे बनाना होगा तो वाई वी आर पेइंग डॉक्टर्स, वाई वी आर पेइंग हॉर्समैन फॉर ट्रेडिंग हॉर्सेस, वाई वी आर पेइंग यू कैन से ब्लैक स्मिथ फॉर मेकिंग सोड, अगर उसका इंटरेस्ट ही ये है कि उसने पैसे बनाने। सो यस, सो बेसिकली वही है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आना शुरू हो जाती हैं सिस्टमैटिक्स के आर्गूमेंट्स के अंदर, बिल्कुल सामने ही, ठीक है। उसने इसके बाद ये कहा था कि सोक्रेटिस ने साहब ने ये भी अपना पॉइंट एलेबोरेट किया कि क्राफ्ट्समैन जो है वो कभी भी एडवांटेज सीख नहीं करता अपने सब्जेक्ट से, ठीक है, ही सीक्स द बेटरमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, और उसी की वजह से हम उसकी एक्सपर्टीज़ के लिए उसको साइड पे उसको मनी पे करते हैं, विच इज़ कॉल्ड वेज, विच इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट मनी, ठीक है, किसी तरह भी आप कह लो, कोई डॉक्टर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है। और अगर एक स्किल डॉक्टर होगा, उसका उसका जो एम होगा इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट, ठीक है, उसका ये नहीं होगा कि वो कोई बॉडी से एडवांटेज निकाल ले या हम्म। अपने लिए कोई एडवांटेज निकाले। नो, हिज वन एंड ओनली गोल विल बी टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ पेशेंट, ठीक। और ठीक है, इसी और उससे पहले जो थ्रिसमैकस एक आर्गुमेंट पेश करता है शेफर्ड का, कि शेफर्ड अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो शेफर्ड के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो शीप हैं,
ठीक है? वो अपनी शीप को खिलाता है, पिलाता है, मोटा करता है और बाद में उन्हीं को ज़िबा कर देता है, ठीक है? वो कहता है कि दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ रूलर एज़ वेल। रूलर्स मतलब कि रूलर जो है वो जिन लोगों के ऊपर रूल कर रहा होता है, दे आर जस्ट फॉर हिज़ ओन एडवांटेज। जिन लोगों के ऊपर वो रूल कर सकता है, वो उनको वक़्त आने पे आप ये कह लो कि अपने एडवांटेज के लिए ज़िबा भी कर सकता है। तो सोक्रेटिस उससे ये आर्ग्यू करता है कि शेफ़र्ड जो है वो अपनी शीप को ज़िबा करने के लिए उनकी टेक केयर नहीं करता, ठीक है? वो इसलिए उनकी टेक केयर करता है सो मतलब कि जो बायर है उसको अच्छा मीट मिले, ठीक है? उसका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट है इज़ टू प्लीज़ द बायर्स फॉर हिज़ मीट। इट्स नॉट उसका सब्जेक्ट उसकी शीप नहीं है। दैट इज़ वाई अपनी शीप का ख़्याल रखता है ताकि अब बायर्स जो हैं वो उन्होंने खाना बनाना है, कुछ भी करना है, उनको गोश्त अच्छा मिले। और फिर जब उसका वो पर्पस पूरा हो जाता है उसकी एक्सपर्टीज़ के लिए, फिर वो शेफ़र्ड को पैसे पे करते हैं। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग अब्दुल्ला? यार वो ये कहता है कि तुम फिर से ना एक आइडियल आइडियल मिसाल नहीं दे रहे हो। तुम एक मिसाल दे रहे हो जहाँ पे एक बंदा जो है वो सब्जेक्ट से फायदा चाह रहा है। एक ऐसा भी सोच सकता है कि जो शेफर्ड है उसको आर्ट ऑफ शेफर्डरी पसंद हो, उसको बकरियां चराना वगैरह पसंद हो एज एन आर्ट इटसेल्फ, अदर देन कि वो उसको उनको ज़िबा करके उनसे पैसे कमाए। तो सोक्रेटिस कहता है कि तुम आइडियल टर्म्स में मेरे साथ बात करो। जिस तरह रूलर की बात की कि रूलर अगर तुम एक प्योर जस्ट रूलर कंसिडर करो तो वो अपने अपने जो अपनी रूल्ड है, जिसको वो रूल पार्टी जिसको वो रूल कर रहा है, उनके बेहतरी का सोचेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। तो यहाँ पे इनकी ये वाली बात खत्म होती है। तो जिसके बाद थेरिस जो है वो उठ के चला आता है, वो कहता है कि यार भाई मेरी होगी है, मैंने अपना तो आर्गुमेंट पेश कर दिया है। जब शेफर्ड वाली मिसाल देता है ना थेरिस, तो उसकी रेपुटेशन सुनने से पहले ही वो उठ के चला आता है। वो कहता है भाई मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, मानो ना मानो मैं सही हूँ, खुदा हाफिज में जा रहा हूँ। सोक्रेटिस उसको रोकता है, वो कहता है भाई तुम कोई सोक्रेटिस कहता है अगर तुम कोई बात करते हो इतने तो तुम रखो ना अपने अंदर करेज कि तुम उसकी रेपुटेशन सुन सको। त्रिस्मैकस बैठता है, फिर सोक्रेटिस एक्सप्लेन करता है आगे सारा। शुड आई टेल व्हाट ही एक्सप्लेन टू हिम या फिर वुड यू कंटिन्यू विद दैट? यस, आप मैं बस वही क्या है, एक एक एग्जांपल और पेश करने वाला था सोक्रेटिस ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर एक अच्छा इंसान होगा, वो पैसे के लिए कभी भी रूलिंग चूज़ नहीं करेगा, कभी भी अपना एक बड़ा ओहदा पैसे के लिए नहीं लेगा। या फिर जो ऑनर आता है एक रूलिंग रूलिंग क्लास के साथ या रूलिंग प्रोफेशन के साथ, उसकी वजह से वो रूलिंग चूज़ नहीं करेगा। इट वुड ओनली चूज़ रूलिंग एज़ एन अल्टरनेटिव कि अगर उससे कोई बुरा आदमी, ही वुड कंसीडर कि अगर मेरे से कोई बुरा आदमी मेरी जगह आके बैठ जाए, इट वुड नॉट बी गुड फॉर द स्टेट। सो दैट्स वाई एक अच्छा आदमी जो एक ट्रू वर्चुअस आदमी होगा वो इसलिए फियर करेगा कि अगर मैं इस पोजीशन को नहीं लेता, अगर मैं रूल नहीं करता, तो मेरे से बुरा भी एक आदमी आके सब कुछ बिगाड़ सकता है। सो सामने सोक्रेटिस ये भी एग्जांपल देता है कि अगर एक पूरा शहर हो जिसमें सब लोग वर्चुअस हों, सब लोग जस्ट हों, उस शहर में सब लोग लड़ेंगे आपस में कि किसने हुक्मरानी करनी है, और ज़्यादातर लोग हुक्मरानी लेने से इनकार कर देंगे बिकॉज दे नो द बर्डन दैट कम्स विद रूलिंग। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड इन दिस? यार मैं इसी की मिसाल देने लगा था। सोक्रेटिस थेरिस्मैकस को ये बताता है कि जो जो वो लोग जो स्किल्ड नहीं होते ना, दे वांट टू गेट द बेटर ऑफ एवरीबॉडी। दे वांट टू गेट द बेटर ऑफ पीपल हु आर ignorant एंड पीपल हु आर knowledgeable, both of them. लेकिन द पीपल हु आर knowledgeable, दे ओनली वांट टू गेट द बेटर ऑफ दोज हु आर नॉट knowledgeable. इसकी मिसाल आप ये ले लो समझने के लिए कि यार एक कमरा है, उसके अंदर कमरे के अंदर एक बंदा है, उसको हार्ट अटैक होता है, ठीक है? अब साथ ही खड़ा है एक बंदा कार्डियोलॉजिस्ट, वो कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रीट करने लग जाता है। अब दरवाजे से एक और बंदा आता है, एक और कार्डियोलॉजिस्ट। वो दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट पहले कार्डियोलॉजिस्ट को देखता है कि अच्छा ये पहले से ट्रीट कर रहा है एक पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक हुआ है। उसको तसल्ली होती है, वो कहता है चलो ठीक है, ये पहले ट्रीट कर रहा है तो मुझे कूदने की क्या जरूरत है, ये बंदा पहले नॉलेजेबल है, उसको सही कर देगा, ठीक है? तो इन दिस केस द सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट डज नॉट वांट टू गेट द बेटर ऑफ द फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि पहली ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन इसी है कि अगर आप दूसरी मिसाल ले लो कि एक कमरा है, उसके अंदर एक बंदे का हार्ट अटैक हुआ है, साथ ही अनाड़ी बंदा खड़ा है जो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वो कहता है मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। बाहर से कहता है असल कार्डियोलॉजिस्ट, सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट। वो बंदा देखता है कि यार एक अनाड़ी 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 बंदा खड़ा हुआ है, तो वो ट्रीट कर रहा है एक बंदे को जिसको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो कहेगा यार तुम क्या कर रहे हो, साइड पे हटो। So in this case, a knowledgeable person wants to get the better of only those that are not knowledgeable. But लेकिन जो ignorant बंदा है, he will want to get the best of everyone, ignorant people and knowledgeable people both. तो वो ये कहता है कि यार अगर
अगर तो एक शहर है ना, उसके अंदर उसके अंदर सारे लोग वर्चुअस हैं, सारे लोग इंसाफ पसंद है, सारे लोग ही A1 है, सारे ही मोमिन बैठे हैं, ठीक है। तो एक इंसान को जब पता है ना कि रूलिंग पार्टी में एक इंसाफ पसंद बंदा बैठा है, एक अच्छा वर्चुअस लीडर बैठा है, हम परफेक्ट लीडर बैठा है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो उसको रिप्लेस करे। वो कहेगा यार क्योंकि हमारे मुल्क का पहली मुफाद इस बंदे की वजह से हो रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस क्यों करूं। मुझे यहाँ बात नज़र आती है अमार अली जान की और जबरान नासिर, हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, तो वो कहते हैं कि यार मेरी पाकिस्तान के मसले हल कर दो, बेशक मुझे सीट ना दो, आप मसले हल कर दो, एक बंदा मुझे दिखा दो, आइडियल बंदा कि सीट पे बैठा हुआ है, और मैं आज से पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो यही सोक्रेटिस बात कर रहा है कि जो नॉलेजेबल लोग होते हैं ना, जब वो एक और नॉलेजेबल बंदे को देखते हैं एक पावर की पोजीशन में, तो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ उनको रिप्लेस करना चाहते हैं जो नॉलेजेबल नहीं है, क्योंकि वो लोगों का मुफाद चाह रहा है। ये है सोक्रेटिस का आर्गूमेंट है। Yeah, no worries. Do you want to discuss like Thismakis बाद में ये आर्ग्यू करता है कि injustice is a virtue and justice is a हाँ, आई वॉज vice. गेटिंग टू दैट, इसलिए मैंने पॉज लिया कि अच्छा यू माइट वांट टू ऐड समथिंग। नो वरीज, तो इसमें ये कह दूंगा कि ही कंपेयर्स लाइक वो आगे थिस्मैकिस ही कंपेयर करता है, मतलब कि वो ये कहता है कि जो इनजस्टिस है इट इज़, वो इनजस्टिस को एक वर्च्यू की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो जस्टिस है इट इज़ लाइक जो जस्टिस इट्स नॉट वर्चुअस, ठीक है। सोक्रेटिस इसके इस आर्गुमेंट को एक्सप्लोर करता है, वो मतलब कि इनजस्टिस की क्वालिटीज़ को और जस्टिस की क्वालिटीज़ को आपस में एक तरह का आप कह लो कि एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, एंड देन ही वांट्स टू सेपरेट दैम बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस की जस्ट पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होंगी और अनजस्ट पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होंगी। ही गेट्स वो थिसमैकस को मतलब कि ये बात कहने में मजबूर कर देते हैं कि वो जो एक जस्ट पर्सन होगा ही वांट्स टू आउट डू अनजस्ट पर्सन, ठीक है, while an unjust person wants to outdo everyone. Do you want to add something over here, or I should continue? यार इसी आर्गुमेंट को आप एज इट इज़ अगर फॉर्मुलेट करो ना, तो थेरिस्मैकस ने बेसिकली ये कहा होता है कि यार देखो, Hmm. एक जो परफेक्ट इनजस्टिस है ना, इट इज़ मोर गेनफुल देन परफेक्ट जस्टिस। थेरिस्मैकस की मिसाल यहाँ पे होती है कि एक बंदा जो टैक्स इवेजन करता है, जो टैक्स नहीं पे करता, तो ही इज़ अनजस्ट बट ही गेन्स मोर देन द जस्ट पर्सन जो टैक्स पे करता है। या फिर एक इंसान जो जो इंसाफ पसंद नहीं है, जो चोरी का माल खाता है, जो हराम खाता है, वो वादू कमाता भी है अपने इनजस्टिस की वजह से, तो ही इज़ मोर गेनफुल इन मॉनेटरी टर्म्स देन द जस्ट पर्सन। तो सोक्रेटिस यहाँ पे रेफुटेशन उसको इन टर्म्स में देता है। आई ट्राई टू फॉर्मुलेट इट ताकि थोड़ा बेहतर समझ आए whoever इज लिसनिंग। सोक्रेटिस कहता है कि डज द जस्ट मैन गो बियॉन्ड व्हाट इज जस्ट टू गेन एन एडवांटेज। थेरिस्मैकस उसको कहते हैं हाँ। अब सोक्रेटिस उससे दूसरा सवाल पूछता है कि डज द जस्ट मैन क्लेम टू हैव मोर देन द अनजस्ट मैन। थेरिस्मैकस फिर से कहते हैं हाँ। अब सोक्रेटिस कहते हैं डज द अनजस्ट मैन क्लेम टू हैव मोर देन द जस्ट मैन एंड इवन अनदर अनजस्ट मैन। वो थेरिस्मैकस कहते हैं हाँ, कि जो अनजस्ट आदमी है वो चाहता है कि मैं इग्नोरेंट लोगों से भी ज़्यादा मफाद हासिल करूं, और मैं नॉलेजेबल लोगों से भी मफाद ज़्यादा हासिल करूं। जिस तरह भी मैंने पहले मिसाल दी थी कि द अनजस्ट मैन, द अनलर्नड, द अनस्किल्ड मैन वांट्स टू गेट द बेटर ऑफ एवरीबॉडी। थेरिस्मैकस कहते हैं हाँ, आई एग्री विद द पॉइंट। तो इसका मतलब सोक्रेटिस कहता है कि द जस्ट डज नॉट डिजायर मोर देन हिज लाइक बट मोर देन हिज अनलाइक, whereas the unjust desires more than both his like and unlike। सोक्रेटिस रीस्टेट करता है कि थेरिस्मैकस ने अभी तक ये बात की है कि द जस्ट इज अनवाइज एंड बैड एंड द अनजस्ट इज वाइज एंड गुड। सोक्रेटिस थेरिस्मैकस से पूछता है कि यार अगर एक इंसान फिजिशियन है ना और दूसरा एक नॉन फिजिशियन है, इनमें से फुलिश कौन सा है, इनमें से वाइज कौन सा है। तो थेरिस्मैकस कहता है कि जो बंदा फिजिशियन है वो वाइज है, और जो नॉन फिजिशियन है या नॉन डॉक्टर है वो फुलिश है। सोक्रेटिस कहता है कि अच्छा इनमें से गुड कौन सा है, बैड कौन सा है। तो थेरेस्मैकस जल्दी से बता देता है कि जो फिजिशियन है जो कि वाइज है वो गुड है, और जो नॉन फिजिशियन है जो कि फुलिश है वो बैड है। अब सोक्रेटिस कहता है कि इन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन द फिजिशियन विल नॉट गो बियॉन्ड अनदर फिजिशियन और बियॉन्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसकी मिसाल ये है कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ मुझे दवा दे दो, डॉक्टर मुझे कहता है यार पैराडोल खा लो। अब सोक्रेटिस ने यहाँ पे बात की है कि इन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन द फिजिशियन विल नॉट गो बियॉन्ड व्हाट अनदर फिजिशियन वुड वांट और बियॉन्ड द आर्ट ऑफ मेडिसिन। मतलब एक डॉक्टर ने अगर मुझे पैराडोल कहा है, दूसरा मुझे पैरासिटामोल कह देगा, मुझे ये तो नहीं कहेगा यार कोकेन पी लो या फिर सर पे केले के छिलके रख लो। तो ही विल नॉट या फिर गो अपना सर बियॉन्ड। खुलवा लो। अब हाँ वही ही ना,
अब अगर कोई 2 नंबर आदमी होगा वो कहेगा भाई कि आप मेरे पास क्लिनिक में हो, मैं आपकी सर की सर्जरी करता हूँ, आपका सर ठीक हो जाएगा। मैं सर्जरी करता हूँ ब्रो तुम्हारे पे, सर दर्द तुम्हारे की को सर्जरी आइए। करता हूँ मैं। तो सोक्रेटिस कहता है कि एक फिजिशियन जो है ना, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो उतनी ही एक्सटेंड की एडवाइस देगा जितना एक और बंदा नॉलेजेबल पर्सन एडवाइस देगा। तो यहाँ पे वो एक और बात करता है कि अ फिजिशियन विल गो बियॉन्ड अ नॉन फिजिशियन। अब इसकी इसकी मिसाल ये है कि अगर मुझे एक इंसान ने, एक फिजिशियन ने पेराडोल बोली है सर्द की दवा, तो एक नॉन फिजिशियन जो है वो कोई टोटका बता देगा कि यार तुम नेट बड़ा यूज कर रहे हो तो फोन बंद कर दो, घंटे के लिए सही हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली मिसाल हुई ना, एडवाइस हुई। तो सोक्रेटिस वही बात कर रहा है कि अ फिजिशियन इन गिविंग एडवाइस will give advice which goes beyond the non-physician but not beyond any other practicing skilled physician। ये उसका मकसद है। अब उसी तरह एक मैन जो है ना, एक इंसान है, मैंने पता नहीं क्यों कहा है एक मैन जो है, अच्छा एक इंसान जो है जिसके पास नॉलेज है, he will not do something more or against another man of knowledge, and the ignorant, he would want to do everything which goes beyond the knowledgeable and the unknowledgeable alike। अब यहाँ तक हमने एग्री किया है, बड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये बहुत कमाल आर्गुमेंट है। आई वॉज रीडिंग इट एंड आई लव दिस आर्गुमेंट। ये सम अप बिल्कुल, कुछ इस तरह होता है कि हमने भी तो एग्री किया है कि जो नोइंग है वो वाइज है, और जो वाइज है वो गुड है। और जो वाइज और गुड है दे विल नॉट डिजायर टू गेन मोर देन इज लाइक बट मोर देन इज अनलाइक, मतलब नॉट मोर देन द नॉलेजेबल बट मोर देन द अननॉलेजेबल, वेर एज द नॉलेजेबल बैड एंड इग्नोरेंट विल वॉन्ट टू गेन better of everyone, beyond the फ्रॉम knowledgeable एवरीवन। and beyond the unknowledgeable alike। तो सोक्रेटिस अब खत्म करते हुए ये कहता है कि यार थेरिस्मैकस, हमने अभी तक अग्री ये नहीं किया था कि जो जस्ट है इट विल नॉट go beyond his like but beyond his unlike, and the unjust will go beyond his like and unlike both। तो तुम अपने आप को रिफ्यूट कर रहे हो थेरिस्मैकस, क्योंकि तुमने अभी यही बात अग्री की थी। सो द जस्ट इज द वाइज एंड गुड while the unjust is the bad and unwise। So because justice is the excellence of the soul and injustice is the defect of the soul, the just man will live happily and the unjust man will live miserably, and because happiness is good and misery is bad, तो यहाँ पे आपका अग्रीमेंट सम हो गया कि जस्टिस इज गुड एंड इनजस्टिस इज बैड। उसको रिफ्यूट कर देता है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। एंड आई लव दिस आर्गुमेंट। थोड़ा लंबा है, 6-7 पेज का है, लेकिन इट्स एक्सीलेंट आर्गुमेंट। बिल्कुल। उसके आगे बस यार मैं ये कहना चाहूँगा कि सोक्रेटिस, अब मैं अभी पहले बता देता हूँ, सो इफ़ यू वांट टू एलैबोरेट इट यू कैन डू इट। सोक्रेटिस क्या कहना चाहता है कि एक फ़ंक्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, फंक्शंस ऑफ जस्टिस, ठीक है? वो ये कहता है कि जिस तरह एक आँख का फ़ंक्शन है, आँख का फ़ंक्शन क्या है देखने का, कान का फ़ंक्शन क्या है सुनने का, ठीक है? अगर कान का फ़ंक्शन अपनी ही एक्सीलेंस में काम नहीं करेगा तो इंसान बहरा हो जाएगा, ठीक है? और अगर एक आँख का फ़ंक्शन अपनी ही एक्सीलेंस में काम नहीं करेगा, ही वुड द पर्सन वुड बी ब्लाइंड, ठीक है? यही प्रॉब्लम है कि जब एक इंसान की आँख एक्सीलेंट नहीं होती या कान एक्सीलेंट नहीं होते या दिमाग भी एक्सीलेंट नहीं होता, अ, वो उन चीज़ों के हिसाब से सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसी तरह सोक्रेटिस यहाँ ये एलैबोरेट करता है कि जो थिंकिंग है, कंट्रोलिंग योरसेल्फ, पेइंग अटेंशन, ठीक है? रैशनल थिंकिंग, ये सब जो है ये एक आप कह लो इट्स ऑल द फंक्शन ऑफ माइंड, ठीक है? अब अगर एक ये दिमाग का फंक्शन है तो दिमाग की भी एक एक्सीलेंस होगी, ठीक है? और एक एक्सीलेंस का एक वो होगा, एक स्टेटस होगा एक एक्सीलेंस का, ठीक है? सो अगर एक दिमाग एक्सीलेंट हो सकता है, ठीक है? तो वो इनएक्सीलेंट भी हो सकता है। अगर वो इनएक्सीलेंट होगा तो इट वुड नॉट बी कैपेबल ऑफ डूइंग रैशनल थिंकिंग, अ पर्सन वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। तो यहाँ वो ये डिवाइड करता है कि अ गाय विद एन एक्सीलेंट माइंड वुड बी कैपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग रैशनली, would be capable of paying attention, could be capable of you can say controlling his emotions, whereas a guy जिसका जो दिमाग है उसी तरीके की मतलब कि which is not in its own excellence, जिसका दिमाग उसी तरीके से काम नहीं करता, he would not be able to think correctly, he would not be able to pay attention, he would not be able to control his emotions। उसने क्या है, अब इसी को माइंड में रखते हुए जिस जिस बंदे के पास एक्सीलेंट माइंड होगा he would be able to do justice, ठीक है? और इन सब क्वालिटी को दिमाग में रखते हुए उसकी जो डे टू डे लाइफ है इट वुड बी मोर यू कैन से फुल ऑफ हैप्पीनेस देन द गाय जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता और हिज माइंड इज़ नॉट वर्किंग इन इट्स ओन एक्सीलेंस। ये तो मैंने एक कंसाइज़ सा वो बता दिया। इफ यू वांट टू एलैबोरेट यू कैन डू इट अब्दुल्ला। या यू प्रेटी मच समड इट अप। जैसे सोक्रेटिस उसको सम अप करता है वो ऐसे ही करता है, लाइक आई टोल्ड यू, जिसको कंटिन्यू आपने किया कि
जस्टिस जिस तरह उसने बताया कि इज वेल, सॉरी, इट इज वाइज एंड गुड एंड इनजस्टिस इज बैड एंड अनवाइज. Justice is the excellence of the soul, while an injustice is the defect of the soul. So the just man will live happily, and the unjust man will live miserably. And because happiness is better than misery, the just man will gain more and will profit more from it than the unjust man. तो उसने इस तरह रेफ्यूट किया थेरिस्मैकस की बात को. थेरिस्मैकस कह रहा था ना कि परफेक्ट इनजस्टिस इज मोर प्रॉफिटेबल देन परफेक्ट जस्टिस. तो उसने ये पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर ना, जो 7 से 8 पेजेस का मेरे ख्याल है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, द फर्स्ट बुक, उसमें वो बारी बारी उसकी एक एक कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करता है. पहले तो उसने रिफ्यूट इस चीज़ को किया था, शेफर्ड वाली बात पे किया था कि आप आइडियल मिसाल नहीं दे रहे. उसके बाद उसने उनकी क्वालिटीज़ को डील किया इंडिविजुअली, जस्टिस और इनजस्टिस के एंड पे उसने कंप्लीटली उसका आर्ग्यूमेंट तोड़ फोड़ दिया कि इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस. तो यहाँ पे ख़त्म होता है बुक 1. लेकिन एंड करते हुए आई लाइक टू ऐड 1 or 2 थिंग्स कि मुझे जो थीम नज़र आता है, क्योंकि जो ये किताब है ना, फर्स्ट बुक है रिपब्लिक की, ये मेरे ख्याल कोई 42 पेजेस 43 पेजेस की है. ये एडिशन है कॉलिंस क्लासिक्स का मेरे पास, ये वाला. तो इस किताब में अगर आप इसका पहले पहले 2 पेज ही पढ़ लो ना, आपको पूरी रिपब्लिक के 500 पेजेस समझ आ जाएंगे. क्योंकि जब आपको, जिस तरह वलीद ने, नुमान ने अभी बताया कि ग्लाउकॉन और सोक्रेटिस पेरेस में प्रे कर रहे थे, गॉडेस उसको मतलब सलामी देने गए थे, वट एवर उसको वी कॉल इट. वहाँ पे उसको पॉलीमार्कस अपना स्लेव भेजता है. फिर पॉलीमार्कस खुद आता है उसके पास और कहता है कि देखो, आओ हमारे साथ डिबेट करो. अब यहाँ पे वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि ओरेकल ऑफ डेल्फी ने कहा था कि वाइजेस्ट मैन पूरे शहर का, पूरी पूरी ग्रीस का, हमारी सोसाइटी का वाइजेस्ट मैन सोक्रेटिस है. अब हर बंदा उससे आता है. ये पावरफुल बंदा था पॉलीमार्कस, इसका अबू बड़ा अमीर था सेफिलस. तो ये पावरफुल आदमी, ये टेरानिकल आदमी, ये चाहता है कि यार मैं इंटिमिडेट करूं सोक्रेटिस को, इसको डिबेट के लिए बुलाऊं घर में, इसको हराऊं और मेरा नाम बने. तो अब जब सोक्रेटिस कहता है यार मेरा दिल नहीं है, मैं इस मकसद से आया नहीं था परेस, मैं आया था कि मैं अपनी अपनी सलामियाँ वगैरह पेश करूं एंड आई लीव. तो सोक्रेटिस उससे कहता है कि आई डोंट वांट टू कम. पॉलीमार्कस कहता है कि देखो ब्रो, तुम ग्लाउकॉन हो, तुम लोग 2 हो, अब गिनो कि हम लोग कितने हैं. अब उसके कुछ दोस्त वगैरह खड़े थे, कुछ स्लेव्स खड़े थे. पॉलीमार्कस था, उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कितने थे, लेकिन दे वर डेफिनेटली मोर देन सोक्रेटिस और ग्लाइकॉन, 2 से ज़्यादा ही थे. तो अब आपको ये नज़र आता है कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है ना, ये फोर्स वर्सेस विजडम, ये पूरा जो थीम है ये पूरी बुक में आपको नजर आता है कि और थेरिस्मैकस जैसे लोग. फोर्स, सॉरी आई एम हाँ, जस्ट इंटरप्टिंग, आपको फोर्स नज़र आएगी पॉलीमार्कस की नेचर के अंदर. हाँ, थेरिस्मैकस के नेचर के अंदर भी कि वो बार बार चाह अच्छा, रहे हैं अच्छा, इंटिमिडेट करना. लेकिन सोक्रेटिस क्योंकि वो विजडम और ट्रुथ के साथ है ना, तो वो उनको इंटेलेक्चुअली एक डिबेट के अंदर हराने की कोशिश नहीं कर रहा. वो उनको बस दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यूर माय कजन राइट, आप यूर माय ब्रो एंड आई केयर अबाउट यू, दैट इज व्हाई आई वांट कि अगर तुम्हारे कोई गलत ख्यालात हैं, मेरे कोई गलत ख्यालात हैं, मैं चाहूँगा कि तुम उनको करेक्ट करो ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ. अगर मैं फेमिनिज्म के बारे में, अगर मैं ब्लास्फेमी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में कुछ गलत ख्याल रखता हूँ, आई वुड वांट कि तुम मुझे करेक्ट करो, राइट, ताकि मेरी वर्च्यू, मेरी मेरी एसेंस बेहतर हो. इसके अलावा आपको एक और थीम नज़र आता है कि सोक्रेटिस उससे ये पूछता है कि व्हाट इफ वी परसुएड यू टू लेट अस गो. पॉलीमार्कस से कहता है कि यार मेरा दिल नहीं आने का ब्रो, ऑनेस्टली लेट मी गो. अगर मैं तुम्हें मना लूँ कि मुझे जाने दो, तुम मान जाओगे क्या, मुझे जाने दोगे? पॉलीमार्कस कहता है कि हाउ वुड यू परसुएड अस इफ वी डू नॉट लिसन टू यू. अब ये इतनी आयरॉनिकल बात थी, मैंने क्योंकि एपोलॉजी पढ़ी हुई है तो मुझे एक आयरनी नजर आई कि सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट जब किया गया था ना, उसने ज्यूरी के 350-400 लोगों के सामने बैठ के अपने आप को डिफेंड किया और अपने जो एलिगेशंस उसके अगेंस्ट लगाए हुए थे उन सब पे अपने आप को डिफेंड किया कि यार दिस 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 दिस, ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं. उसने अपना केस प्रेजेंट किया अपने आप को बिल्कुल, मतलब उसने अपने आप को डिफेंड कर दिया. उसका केस ही खराब हो गया अगली ऑपोजिशन का, ज्यूरी का. लेकिन क्योंकि वो लोग सारे पावरफुल थे, वो लोग एक एक मतलब अथॉरिटेरियन थे सारे, मतलब अथॉरिटी थी उनके पास, उनको पसंद नहीं आई सोक्रेटिस की जो नेचर थी कि वो लोगों को रिफ्यूट करता है आर्गुमेंट्स वगैरह को, उन्होंने उसको मरवा दिया. तो वही बात आती है कि हाउ कैन यू परसुएड अस व्हेन वी डू नॉट इवन लिसन टू यू. आपको ये ट्रायल में भी नजर आएगी, आपको इस सिचुएशन में भी नजर आएगी कि सोक्रेटिस इज द काइंड ऑफ पर्सन हु डिबेट्स पीपल लेकिन टू इम्प्रूव द वर्च्यू ऑफ देयर सोल, लेकिन लोग अपनी ईगो के पीछे ले जाते हैं कि तुमने मुझे रिफ्यूट कैसे किया. उसी की वजह से 3 लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए और उसको मरवा दिया. तो ये थीम जो है ना, बिल्कुल. ये बाइनरी ट्रुथ और फॉल्सहुड का,
आपको नजर आता है रिपब्लिक में थ्रू यस, आउट? एंड वी डू डिबेट अब्दुल्ला में डिबेट करते रहते हैं ना। यूजुअली वी डू डिबेट लॉन्ग डिबेट्स ऑन कॉल्स, और हमारा यही होता है कि अगर किसी दूसरे का नज़रिया हो, एक दूसरे के नज़रिए को चैलेंज करते हैं। सो मे बी वी विल डू सेम थिंग मे बी सम टाइम इन फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? यार हम यही तो कर रहे हैं अभी भी। अभी भी कर रहे हैं नहीं? पॉडकास्ट पीपल। हाँ, Yes, इट्स but जस्ट लाइक वी ग्रोइंग यू नो। just like exploring a book. We are just exploring a book, और लोगों को थोड़ा सा एक वो दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं बुक का। बट इफ़ यू वांट टू डू एनी ऑफ अवर यू कैन से प्रोजेक्शंस ऑन सोशल इश्यूज, वो फिर डिफरेंट बात हो जाएगी। ठीक है, एक बंदे का डिफरेंट नज़रिया हो सकता है, दूसरे बंदे का डिफरेंट नज़रिया हो सकता है। बट वी डू दैट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द पॉडकास्ट। सो डू यू वांट टू ऐड हाउ Glocken comes into the argument or now? यार ग्लाउकॉन, अच्छा बेसिकली यहाँ पे हो गई फर्स्ट किताब खत्म। डू यू वांट टू रैप हियर, या फिर डू यू वांट टू डिस्कस द सेकंड बुक एज वेल? इट माइट टेक लाइक हाफ एन आवर। इफ यू वांट टू रैप हियर वी कैन, इफ यू वांट टू मूव ऑन एंड डिस्कस द we सेकंड can वन just वी we can just quickly do the book number two. What do you कैन। think? बुक टू कर You can लेते हैं। just tell how Glocken comes into an argument. मैं फिर Glocken का argument सामने रख दूंगा, then you can elaborate Glocken's argument. ठीक है? अच्छा, ग्लाउकॉन जो है बेसिकली किताब जब पहली ख़त्म होती है ना, थेरिस्मैकस के डिबेट जब ख़त्म होती है, तो एडिपेंटस और ग्लाउकॉन जो दो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरलॉकेटर्स हैं प्लेटोनिक डायलॉग्स में, सिर्फ रिपब्लिक के अंदर नहीं आया, आप काफ़ी और किताबों के अंदर भी ग्लाउकॉन और एडिमेंटस आते हैं एज कैरेक्टर्स, एज इंटरलॉकेटर्स, और ये दोनों प्लेटो के भाई होते हैं। प्लेटो का टीचर क्या हो गया मुझे, हाँ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस। और प्लेटो के भाई जो होते हैं ग्लाउकॉन और एडिमेंटस, ये दोनों इस डायलॉग के अंदर, सेकंड किताब के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इंटरलॉकेटर्स हैं। ग्लाउकॉन जो है सोक्रेटिस से पूछता है कि डू यू रियली विश टू परसुएड अस। वो जंप इन करता है आप जब थेरिस्मैकस अपना आर्ग्यूमेंट पेश करता है, रेफ्यूट होने के बाद जब वो चुप कर जाता है थेरिस्मैकस, तब ग्लाउकॉन आता है, वो कहता है सोक्रेटिस डू यू वांट टू रियली परसुएड अस, या फिर डू यू वांट टू मेक इट सीम लाइक यू हैव परसुएडेड अस। अब ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्ग्यूमेंट विच ग्लाउकॉन प्रेजेंट्स। ग्लाउकॉन का एसेंशियली आर्ग्यूमेंट ये होता है, मैं जंप इन कर रहा हूँ काफ़ी आगे जाके आपको हमें पता चलेगा, ये मैं थोड़ा समरी बता दूँ। ग्लाउकॉन का आर्ग्यूमेंट बस ये होता है कि जो एक आदमी है फॉर एग्जांपल, वो इंसाफ पसंद नहीं है, वो नाइंसाफ़ी का साथ देने वाला है, वो अनजस्ट आदमी है। लेकिन जब तक लोग उसको परसीव एक जस्ट आदमी करेंगे ना, कि ये इंसाफ पसंद आदमी है, इवन दो ही इज़ अनजस्ट इन एक्चुअलिटी, उसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो तभी वो ये सवाल वो पूछता है सोक्रेटिस से कि डू यू रियली विश टू परसुएड अस, या फिर डू यू ओनली विश टू मेक इट सीम लाइक यू हैव परसुएडेड अस। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो, यू कैन सी कि आपको नज़र आता है, एक झलक नज़र आती है ग्लाउकॉन की डिबेट में, आर्ग्यूमेंट में, जब वो ये बात करता है। नुमान, डू यू वांट टू प्रेजेंट हिज आर्गुमेंट, या शुड आई कंटिन्यू? Yes, I would just present Glaucon's argument मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। Glaucon जो है he differentiate between three types of goods. वो कहता है एक तो गुड होता है which is valued for itself। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट इट्स जस्ट वैल्यूड फॉर देमसेल्व्स अलोन। जैसे कि अगर हम म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, इट्स जस्ट सम गुड दैट इज़ जस्ट फॉर इट्स ओन वैल्यू, वो हमें बस प्लेजर दे रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी साइड पे एक दूसरी किस्म का गुड प्रेजेंट करता है विच इज़ वैल्यूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एंड फॉर द रिजल्ट दे गिव। जैसे कि उसने कहा गो there's for example our eyes are good in themselves, और उनका रिजल्ट क्या होता है, we see from our eyes। हमारी आँख जो है they are good in themselves, वो good by itself, और उसका रिजल्ट है it's good in self as well। तीसरी बात वो कहते हैं कि they are third type of goods, वो इस तरह के goods होते हैं which are burden in themselves, मगर जो उनका रिजल्ट है दे आर वैल्यूड फॉर देयर रिजल्ट। जैसे कि एक्सरसाइजिंग, यू नो, एक्सरसाइज करने में आपको कोई अच्छा फील नहीं होगा बिकॉज एक्सरसाइज फील्स लाइक अ बर्डन, मगर जब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका वेट लॉस होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, द रिजल्ट्स विल बी वैल्यूड। अब ग्लॉकर पूछता है यहाँ सोक्रेटिस से कि आप जस्टिस को किस गुड के अंदर पेश करोगे। उसने कहा आई वुड आई वुड पुट जस्टिस एज गुड विच आर वैल्यूड फॉर देमसेल्व्स एंड एज देयर रिजल्ट्स। मगर ग्लॉकर साहब में ये बात अपना आर्ग्यूमेंट इस तरह पुट करता है, वो कहता है कि नो, बट द मैसेज थिंक दैट justice is a kind of good which is a burden in itself।
मगर उसकी जो रिजल्ट्स हैं दे आर इट्स वैलिड फॉर इट रिजल्ट्स। नो वन वांट्स, उसने ये कहा कि कोई भी बंदा जस्टिस प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज जस्टिस इन इट सेल्फ इज़ अ बर्डन, ठीक है। अब ग्लॉगन सार में ये मतलब कि आर्गुमेंट पेश करता है, वो ही इज इंसिस्ट सोक्रेटिस टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्रिसमैकस, ठीक है। उसने कहा है कि आप थ्रिसमैकस की व्यू से भी जस्टिस को देखने की कोशिश करो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी फ्रॉम सोक्रेटिस अगेन एंड फ्रॉम ग्लॉगन अगेन। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ जस्टिस वर्क्स। इसी के बीच में ग्लॉकन जो है ही गिव्स हिज साइड ऑफ ओरिजिन ऑफ जस्टिस की स्टोरी एक पेश करता है। वो ये कहता है कि जब एक प्रिमिटिव इंसानों ने ये देखा, ये फील किया कि इन्फ्लिक्टिंग इनजस्टिस वाज गुड, ठीक है। अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो आपको अच्छा फील होगा, मगर वही सेम नाइंसाफ़ी जब आपके साथ होती है वो आपको बुरा लगता है, इट इन्फ्लिक्ट्स हार्म ऑन यू, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंसानों ने जस्टिस का एक, आप कह लो, एक कॉन्सेप्ट निकाला। जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो कि आप अपने से कम को आपको अपने से कम के ऊपर जुल्म नहीं कर सकोगे, और आपसे जो स्ट्रॉन्ग है, आपसे जो ताकतवर है, वो आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। दिस वाज टू प्रोटेक्ट अभी ये लोग दिस वाज टू प्रोटेक्ट एवरीवन, द वीक, द स्ट्रॉन्गेस्ट, और उन दोनों के बीच में जो कैटेगरी जो बैठती है, मिडिल मिडिल क्लास कह लो, उन सबको आप कह लो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिमिटिव ह्यूमंस ने ये जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर से इवॉल्व किया। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर? हाँ, मैं इसकी थोड़ी सी बैक बैक यू वेरी राइट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रिमिटिव सोसाइटी ने डेवलप किया था, ग्लाउकॉन का कहना है। अब यस, इसका इट्स ये पार्ट क्यों ऑफ किया था, क्योंकि एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी में, हाँ, एक अ मिथ है, बिल्कुल आप मिथ ऑफ द रिंग ऑफ गाइजेस। रिंग ऑफ या गाइजेस तो को वो बात करेंगे, मिथ के अंदर बेसिकली मगर में ये बताते हैं। हाँ, मगर ये जो यू पूरा जो वांट आप टू एक्सप्लेन इट? जस्टिस के, सॉरी कैन यू हियर मी? हाँ, आवाज आ रही है। ये जो सारी जो स्टोरी ग्लॉकर ने बताई है, इट इट फॉल्स विद इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के अंदर फॉल करता है कि नहीं? या यस। डू यू वांट टू डिस्कस रिंग ऑफ गाइजेस और आई शुड डिस्कस रिंग ऑफ गाइजेस? यार, I'll kind of give a short overview of it and I'll connect it with the social contract वाली thing, क्योंकि the यप। way the book flows is कि ग्लाउकॉन बुक 2 के शुरू में ना, मतलब 2-3 पेज तो वो कहता है कि यार सोक्रेटिस, क्या है यार तुमने इतनी लंबी कर दी यार, तुम, मतलब हर बंदा सोक्रेटिस से ये कहता है कि यार सादे अल्फाज में बात करो। लेकिन सोक्रेटिस का ये मानना है कि जब तक आप हर इंसान के मतलब गलत ख्यालात को दुरुस्त नहीं करोगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल वलीद, अगर मैं मानता हूँ यार एवोल्यूशन में ये चीज़ें हुई, तुम कहोगे सिंपली एवोल्यूशन नहीं हुई, उसको तुम प्रूफ भी कर दो। लेकिन जब तक तुम मेरे इन इन कीड़े वाले पॉइंट्स को सही नहीं करोगे ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में अटकी रहेगी, बेशक तुम जितने सादे अल्फाज में मुझे गलत प्रूफ कर दो। तो सोक्रेटिस चाहता है अगले इंसान के जो बुरे ख्यालात हैं, मतलब गलत आइडियाज़ हैं, उनको पहले मैं दुरुस्त करूँ, फिर मैं क्लीन वर्ड्स में आंसर दूँ। तो ग्लाउकॉन कहता है कि आप मुझे जस्टिस के अंदर घुस के बताओ कि वो इंट्रिंसिकली गुड कैसे है। तो कहता है उससे पहले मैं बताता हूँ कि इनजस्टिस ज़्यादा बेहतर कैसे है। वो एक स्टोरी फिर उसके लिए प्रेजेंट करता है। वो कहता है कि एक बंदा था गाइजीज, बेसिकली गाइजीज एक बंदा था जिसको एक कुएं के बॉटम में ना नजर आती है एक मिलते गोल्ड रिंग। वो गोल्ड गोल्ड रिंग पहनता है, गोल्ड रिंग पहनता है। और जब वो उसको इनवर्ड टर्न करता है ना, मतलब उसकी उंगली जब वो उसको अंदर की तरफ टर्न करता है अंगूठी को, तो वो इनविजिबल हो जाता है। वो नोटिस करता है कि यार लोग उसके इर्द गिर्द उसको नोटिस ही नहीं कर रहे। जब उसको आउटवर्ड टर्न करता है, पीपल स्टार्ट टू नोटिस हिम अगेन, मतलब वो विजिबल हो गया दोबारा। तो उसको समझ आती है कि अच्छा ये क्या गेम है। वो खैर एक फेस्टिवल पे जाता है, वो अपनी किंग की मतलब जो उसकी किंग होता है सोसाइटी का, उस टाउन का, उसकी बीवी के साथ ही स्लीप्स ही मतलब ही सेड्यूसेस द क्वीन। और क्वीन के साथ मिलके प्लॉट करता है टू इंसैसिनेट द किंग। किंग को मरवा देता है एंड ही बिकम्स द किंग। द गाइजीज, द पर्सन हु यूज्ड टू बी अ फार्मर, उसको रिंग मिली, उस रिंग का उसने फायदा उठाया, सेड्यूस द क्वीन, एंड विद द क्वीन ही assassinated, killed द किंग, और उसने एज्यूम कर ली किंग का जो टाइटल था, किंग बन गया वो खुद। अब इस मिसाल का मकसद ये था, ग्लाउकॉन कहता है कि कोई बंदा है ना, अगर उसको ये रिंग मिलेगी, नो मैन हु इज़ नॉट एन इडियट विल नॉट टेक इट। मतलब कोई भी इंसान है वो ये इस रिंग का फ़ायदा उठाएगा, और गलत फ़ायदा उठाएगा अपने मफाद के लिए। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ तक बात करता है, वो ये कहता है कि हम सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनके अंदर इतने जुर्रत नहीं है
कि वो ग्रेट इनजस्टिस करके फ़ायदा हासिल कर सकें। मतलब ग्रेट इनजस्टिस के अंदर रिस्क भी आता है ना, कि आपने रिस्क लेना है और आपने नाइंसाफ़ी करते हुए फ़ायदा लेना है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जिनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो रिस्क ले सकें, तो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि यार देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा जब तक तुम मुझे नहीं पहुँचाओगे। अब उसका उसका ये मकसद नहीं है बंदे का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि क्योंकि कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा क्योंकि नुकसान पहुँचाना गलत है। वो इसलिए साइन कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसका नुकसान पहुँचाएँ। वो बिल्कुल। इसलिए इसलिए ग्लाउकॉन कहता है कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर जिसने थ्रिसमैकिस ने कहा ना इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ग्लाउकॉन कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ द वीकर, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में इतना सॉरी। पानी नहीं है कि मैं दूसरों दूसरों में रिस्क लूँ। इसलिए मैं अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा कि ना तुम मुझे हर्ट करो, ना मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। सॉरी, इस जगह पे हमें एक और बात भी मालूम होती है कि ग्लॉकन अपना आर्गुमेंट इस तरह पुट करना चाह रहा है कि जस्टिस का जो पूरा एक आप कह लो कि जो पूरी फाउंडेशन थी, इट वाज नॉट बिल्ट ऑन मोरालिटी, इट वाज जस्ट बिल्ट ऑन यू कैन से प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर फॉर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट के लिए लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया जिसको जस्टिस कहते हैं हम। ठीक है, उसने कहा कि जस्टिस में मोरालिटी मोरालिटी नहीं थी, और एट द सेम टाइम उसने यही कहा कि यही बात उसने की कि जो एक जस्ट आदमी है, ही ही एक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रिकॉशंस ऑफ लॉ। उसको लॉ का डर है, अगर वही लॉ हम सारे मिटा दें तो जस्ट आदमी भी एक अनजस्ट आदमी की तरह काम करेगा या फिर उसी की तरह प्रोसीड करेगा। हाँ यार, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग हियर कि यार आपको तो पता है ना कि हमारी करंट सोसाइटी में रिलीजन कुछ सिटीज़ में कुछ सोसाइटीज़ में आपको मोरालिटी देती है, कुछ सोसाइटी में जो लॉ का डंडा है वो थोड़ा स्ट्रांग है ज़्यादा, पाकिस्तान तो उनमें नहीं आता। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉ इतना स्ट्रांग है कि लोग डरते हैं, उनकी मोरालिटी उनकी इन चेक है, नॉट ड्यू टू देयर रिलीजन बट ड्यू टू देयर सोसाइटी और उनकी रिपरकशंस और पनिशमेंट और लॉ सिस्टम की वजह से। और जिन सोसाइटीज़ में 2 मिनट के लिए भी अगर कुछ मतलब लॉ फेल होता है, जिस तरह पेरिस में राइट्स हुए थे आज से मेरे ख्याल 8-9 साल पहले, तो लोग जाके गुची वर्साची के स्टोर्स वगैरह जाके चोरी कर रहे हैं, मतलब सड़कों पे लोग चल रहे हैं, राइट्स होते हैं सिटी के दूसरे पायर और लोग सारी दुकानें और लूट रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह वो एंटीफा का प्रोटेस्ट हुआ था ब्लैक लाइव मैटर्स के ऊपर, ऑफिस में क्या हुआ था, पूरा पूरे मक्का के अंदर लूट घसूट हो रही थी। क्योंकि उनका लॉ स्ट्रांग था, 2 मिनट के लिए जब लॉ इन चेक नहीं था तो उन्होंने अपनी मोरालिटी सामने आ गई ना। मगर मैंने यार ये देखा है कि फॉर अ गुड सोसाइटी टू एग्जिस्ट, लॉ एक लॉ का डंडा तो होता ही है, साथ में इंसान के अंदर एक बेसिक मोरालिटी भी होनी चाहिए, है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मैंने ये यार देखा लेकिन है वो कि इंस्टिल कौन वेस्ट करेगा? वो इननेट तो नहीं है, वो आपके अंदर पैदा तो नहीं होती मोरालिटी। या तो बिल्कुल आपका मोरालिटी। मजहब आपको देता है, या आपकी सोसाइटी आपको ये गिव एंड टेक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देती है मोरालिटी, कि ना तुम मुझे हर्ट करोगे ना मैं तुम्हें करूंगा, क्योंकि इट इज द राइट थिंग टू डू। यप, यप एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में एक लॉ का डंडा और एक इंसान के लिए सेंस ऑफ मोरालिटी, चाहे वो कहीं से भी आए, आपके रिलीजन से, आपके पेरेंट्स से आए, आपने कहीं से भी देखा, आपने देखा भाई, तो मेरे ख्याल में अगर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें तो इट वुड बी अ बेटर सोसाइटी। वेस्ट इज़ नॉट अ परफेक्ट सोसाइटी बट इट इज़ अ बेटर सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू आवर्स, बिकॉज उनमें सेंस ऑफ मोरालिटी भी है और साथ में लॉ का डंडा भी। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान इज़ अ फेलिंग स्टेट है ओवर हेयर, सॉरी मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहा हूँ, इज़ अ फेलिंग स्टेट एज वेल, इज़ अ फेलिंग स्टेट बिकॉज हमारे अंदर मोरालिटी भी नहीं है, क्या है, ठीक है, ऊपर से लॉ का डंडा भी नहीं है। इसलिए आए दिन हर इतने बुरे-बुरे किस्म के वाक़यात सुनने को मिल रहे होते हैं, जैसे कि रेप बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। लोगों को जो इनहेरिटेंस सही से नहीं मिल रही, ख़ानदानों में झगड़े, तबाही मची है पाकिस्तान में। व्हाट डू यू थिंक? डू यू वांट टू रिफ्लेक्ट यार अपॉन दैट यहाँ एज़ पे वेल? थोड़ा सा एक बात बस मैं करूंगा बिफोर क्लोजिंग दिस ऑफ, कि वेस्ट का ये चक्कर है कि वहां पे लॉ का डंडा स्ट्रांग है, तो इट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर पीपल टू 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 कीप देयर मोरालिटीज इन चेक। मतलब एक इंसान सड़क पे जाके किसी को कत्ल नहीं कर देगा, होते हैं ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक मैक्रो लेवल पे दे कीप देयर मोरालिटीज इन चेक, क्योंकि जो डंडा लॉ का है वो स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान में ये सीन है, अभी जिस तरह बात की थी, ग्लाउकोन अभी बुक 2 के एंड पे बात करेगा कि एक एक पायस आदमी के लिए नहीं सॉरी, एक आदमी जो पायस नहीं है, जो वर्चुअस नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है अगर लोग उसको पायस माने वाइल ही इज एक्चुअली नॉट पायस। देन वो इंसान जो असल में पायस है लेकिन लोग उसको पायस नहीं मानते। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंसान है जो मौलवी अपने आप को पोर्ट्रे करता है, वो अपने आप को मजहबी स्कॉलर पोर्ट्रे करता है, असल में वो दिल में उसके उसके चूना है, दिल में उसके दाग है।
असल में वो वर्चुअस नहीं है, लेकिन जब तक लोग उसको वर्चुअस मानेंगे, वो लोगों का बहुत फ़ायदा उठा सकता है, लोगों से बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो हमारी हमारी मोरालिटी हमने इतनी इस हद तक ही सीखी है कि आपको मोरली वर्चुअस दिखना है, बनना नहीं है। अगर तो हम सब आज के आज दिल में वर्चुअस बन जाए ना, बेशक हमें लोग विशियस माने, तो सोसाइटी सही हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्योंकि दिल के साफ नहीं है। हम बस देखते हैं कि यार रिलीजन का कार्ड प्ले करके हम पॉलिटिक्स में भी आगे पहुंच सकते हैं, हमें नजर आता है जिस तरह हमारी करंट स्टेट है हमारी पॉलिटिक्स की। और अगर हम लोग अपने सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर भी अगर हम वर्चुअस बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ दिखने की कोशिश करें, उसमें भी बहुत फायदा है। जिस दिन हमने ये स्विच कर दिया ना कि बेशक हम दिखें जैसे मर्जी, हमने बनना है, जो वी जस्ट हैव टू बी इंट्रिंसिकली एंड इनसाइड, उस दिन सारे मसले सही हो जाएंगे। इसमें हिपोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी आता है ऑब्वियसली, सीमिंग और बीइंग में बहुत फर्क होता है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डिबेट कि हमारे इस करंट स्टेट के रूट कॉजेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हिपोक्रेसी बहुत एक सिग्निफिकेंट कॉज है उसकी। बिल्कुल। और मगर सोक्रेटिस ने आगे से ही आर्ग्यू आर्ग्यू नहीं किया था कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग जस्ट एंड अनजस्ट पर्सन, तो हम दोनों की एक्सट्रीम्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लाएंगे। अगर एक जस्ट पर्सन होगा, ही वोंट बी जस्ट फॉर हिज रेपुटेशन, या फिर ही वोंट बी जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लॉ, ही वुड बी जस्ट बिकॉज ही वुड थिंक इट इज़ मॉरली करेक्ट। और जो अनजस्ट पर्सन होगा, इट ही वुडंट केयर अबाउट लॉ, ही वुडंट केयर अबाउट मोरालिटी। सो सोक्रेटिस ही आर्ग्यू करता है कि ग्लॉकन ने जो स्टार्ट से ही जो एक तरह का आप कह लो कि फाइट, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन प्रपोज किए बिटवीन डस्ट एंड अनजस्ट पर्सन, उसने सही तरीके से नहीं की। बिकॉज इफ वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, वी शुड कंपेयर द फार एक्सट्रीम राइट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। व्हाट डू यू थिंक? हाँ यार, क्योंकि ग्लाउकॉन जो है उसने, देखो एक होती है एक चीज़ का इफेक्ट को देखना और एक चीज़ का कॉज को देखना। फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, अगर मतलब फर्ज कर लो, एक मिसाल देता हूँ कि एक इंसान ने एक दूसरे इंसान ने कत्ल किया, ठीक है। अब जिसका उसने कत्ल किया उसके घर वालों को अगर उसके उससे कोई मसला नहीं है, बड़ी स्टूपिड मिसाल है लेकिन आपको शायद समझ आ जाए। अगर एक इंसान ने दूसरे कत्ल किया और जिसको कत्ल किया उसके घर वालों को कोई मसला नहीं है अपने बच्चे कत्ल होते हुए, तो इसका हम ये तो नहीं कह सकते कि यार क्योंकि उसके घर वालों को कोई मसला नहीं तो तुम्हारा कत्ल करना जायज था। यू कैन नॉट जस्टिफाई अ रॉन्ग बाय 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 वॉचिंग, बाय लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रॉन्ग। आपको एक एक चीज की एसेंस होती है ना, एक अच्छाई की एसेंस है कि इट इज गुड, एक बुराई की एसेंस है कि वो इट इज बैड। जस्टिस की एसेंस क्या है, इनजस्टिस की एसेंस क्या है। ग्लाउकोन क्या कर रहा है, ग्लाउकोन कह रहा है कि इनजस्टिस करने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है। सोक्रेटिस कह रहा है कि आप इसकी इसकी एसेंस की बात करोगे, इनजस्टिस इन इट सेल्फ क्या है, जस्टिस इन इट सेल्फ क्या है। जस्टिस सोक्रेटिस तभी कहता है कि यार जस्टिस इज गुड इन इट सेल्फ, इसलिए जिस तरह आपने कहा कि जो इंसाफ पसंद आदमी है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा, वो सबका अच्छा चलेगा, अच्छा चाहेगा, भला चाहेगा, क्योंकि वो मानता है कि अच्छाई, सॉरी जस्टिस जो है वो इट इज गुड इन इट सेल्फ, वो एक वर्च्यू है इन इट सेल्फ। डू यू वांट टू प्रोसीड टुवर्ड्स एडिमेटिस आर्गुमेंट नाउ? एडिमेटिस जब इंटरवेंशन करता है फ्रॉम 362D। एडिमेंटस, वी कवर्ड द ग्लाउकोन का आर्गुमेंट राइट, कि वो सोक्रेटिस को रिफ्यूट करता है कि जस्टिस जो इंट्रिंसिकली गुड है। Yes, 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 yes. We did argue that. So एडिमेंटस के बारे में डू यू वांट टू, एडिमेंटस आपके बारे में इंटरवेंशन करता है। ही सेज वो अपने एडिमेंटस वाज ग्लॉकॉन्स ब्रदर, उसका भाई था एडिमेंटस। और हाँ, प्लेटो एडिमेंटस का भाई ने था। और किसका, सॉरी, ग्लॉकन का भाई था। हाँ। ग्लाउकोन और एडिमेंटस दोनों प्लेटो के भाई होते हैं ना, तो हाँ, दे बेसिकली थ्री ब्रदर्स। एडिमेंटस की शुड वी शुड बिल्कुल। मूव ऑन टू एडिमेंटस। Yes, we should move on to Antimantis, और इसके बाद if you want you can just give a sneak peek into book 3, or if you want you can discuss book 3 in detail. मगर एडिमेंटिस ही आर्ग्यू करता है कि पीपल, लोग जो हैं वो जस्टिस को इसलिए सिर्फ प्रेज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन, ठीक हम्म। है। और इनजस्टिस इज, सॉरी, ओह माय गॉड, मैं इनजस्टिस थोड़ा सा, मतलब वो कहते हैं कि बच्चे जो माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं कहते कि आप इंसाफ करो ताकि बिल्कुल। उनकी उनको क्योंकि वो अच्छा है, वो इसलिए कहते हैं कि इंसाफ पसंद आदमी का की रेपुटेशन अच्छी होती है, उसको वो बिल्कुल वो रेपुटेशन साथ में,
बिल्कुल, साथ में यहाँ पे वो एक एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर एक बाप होगा या फिर एक स्किल्ड मास्टर होगा, वो अपने बेटे को या अपने शागिर्द को जस्टिस अपनाने के लिए इसलिए कहेगा बिकॉज़ ऑफ द गुड रेपुटेशन दैट कम्स विद जस्टिस, ठीक है? उसने कहा बिकॉज़ ऑफ दैट गुड रेपुटेशन ही वुड बी एबल टू एस्टैब्लिश कुन हिज़ टाइज़ विद अदर बिज़नेसमैन, या फिर अदर लोगों के साथ अपने टाइज़ अच्छे उसके होंगे, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दैट रेपुटेशन he would be able to get access to all kinds of different things that are useful for human beings to live a peaceful life, ठीक है? वो ये नहीं कह रहा कि वो उसको जस्टिस इज एज अ वर्च्यू हो, एज अ वर्च्यू मतलब कि एक्सेप्ट करने को कहते हैं। दे ओनली टेल देयर चिल्ड्रन और टेल देयर अपने शागिर्द को इसलिए कहते हैं जस्टिस अपनाने के लिए बिकॉज सोली ऑफ द रेपुटेशन दैट कम्स विद जस्टिस। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ओवर हियर? यार ग्लाउकोन की आर्गुमेंट की जहाँ तक बात है, वो एसेंशियली ये बात करता है आर्डिमेंटस की पॉइंट के बाद। ग्लाउकोन ये कहता है कि यार एक इंसान है ना, अगर तो वो अनजस्ट है, लेकिन लोग उसको समझते हैं कि वो जस्ट है, तो उसको फायदा बहुत होगा। उसको पहले तो ही विल बेनिफिट फ्रॉम द रेपुटेशन ऑफ द जस्ट मैन, और दूसरा ही विल बेनिफिट फ्रॉम जो भी वो फायदे उठा सकता है फ्रॉम बीइंग एन अनजस्ट मैन। मतलब वो पीछे चोरियां करे, लेकिन लोग उसको उसको चोर मत माने, लोग उसको पायस माने, तो उसको बहुत फायदा होगा। तो जब सोक्रेटिस कहता है कि इंट्रिंसिकली इनजस्टिस रॉन्ग है, तो वो कहता है कि फॉर ये आप मिसाल ले लो सोक्रेटिस। लाकोन कहते हैं कि एक इंसान है जो जस्ट है, बहुत पायस है, बहुत मॉरली वर्चुअस है, लेकिन लोग उसको अनजस्ट मानते हैं। और दूसरी उसको तरफ एक टॉर्चर अनजस्ट करते हैं। आदमी जिसको लोग उसको जस्ट मानते हैं। अब जो बिल्कुल। जस्ट आदमी है जिसको लोग अनजस्ट मानते हैं, लोग उसको टॉर्चर करते हैं, कत्ल कर देते हैं, लटका देते हैं उसको, कहते हैं कि यार ये सबसे बुरा आदमी है, जबकि वो सबसे अच्छा होता है दिल का। तो क्या इस इंसान की जिंदगी बेहतर है उस इंसान से जो कि असल में बुरा होता है, लेकिन लोग उसको अच्छा मानते हैं? तो या कहता है कि बिल्कुल। मुझे जब तुम प्रूफ कर दोगे कि इस इंसान की ज़िंदगी जो अच्छा था लेकिन मारा गया क्योंकि लोग उसको बुरा समझते थे, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है उस इंसान से जो बुरा था लेकिन अच्छा माना गया। बिल्कुल सोक्रेटिस। सामने हाँ, वो ये सामने सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। नो ग्लूकोन वरीज़। एग्जांपल देता है ऑफ एन अनजस्ट पर्सन विद अ रेपुटेशन ऑफ अ जस्ट पर्सन, ठीक है? वो कहता है वो जो अनजस्ट पर्सन होगा जिसके पास रेपुटेशन होगी ऑफ बीइंग जस्ट, ही वुड बी एबल टू मैनिपुलेट पीपल, ही वुड बी एबल टू गेन हाई ऑफिसेस इन द कंट्री, ठीक है? जैसे इसको हाई ऑफिस मिलते हैं, ही वुड बी एबल टू मैरी एनी गुड गर्ल इन एनी गुड फैमिली, ठीक है? वो अपनी अपनी पसंद की लड़की चूज़ कर सकता है, ठीक है? अपनी पसंद की लड़की चूज़ करने के बाद ही वुड बी एबल टू गिव अ गुड लाइफ टू हिज चिल्ड्रन, ठीक है? इसके बाद he would be able to choose any sufficient matches for himself in terms of business या in terms of his personal life। ऐसे करते करते वो बंदा जो है अमीर हो जाता है, ठीक है? जैसे ही वो अमीर होता है वो अपने आसपास के जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है, और गॉड्स को एक तरह की आप कह लो कि उनको नजराने भी देना शुरू कर देता है, उनकी मतलब कि उनके लिए सेक्रीफाइसेस भी करना शुरू कर देता है। हुँ। तो वो क्या है, वो ये आर्गुमेंट पेश करता है कि इस कंडीशन में जो अनजस्ट पर्सन है ही इज़ एबल टू कीप हिज गॉड्स हैप्पी एज वेल एज हिज फैमिली हैप्पी, जबकि जो जस्ट पर्सन था जिसको लटका दिया गया वो ना अपनी फैमिली के लिए अच्छा हुआ ना गॉड्स के लिए अच्छा हुआ। हुँ। तो क्लाउड ठीक अगर है। आप देखो तो सेफिलिस जब जब बात कर रहा था, वो गया था सैक्रिफाइसेस करने के लिए, बिल्कुल जबकि उसने खुद कहा था, एडमिट किया था कि मैंने बड़ी अपनी मतलब बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुज़ारी है। अब जब वो बुढ़ापे में आ गया, तो वो खुदाओं को ब्राइब भी कर रहा है अपने गॉड्स को, क्योंकि पॉलीथीस्टिक सोसाइटी थी, उनको उनको सैक्रिफाइस उनके नाम पे सैक्रिफाइसेस करके उनको खुश भी कर रहा है। तो ग्लाउकन भी यही बात करता है कि जो अनजस्ट आदमी है, वो खुदाओं को ब्राइब भी कर सकता है पैसे से, और वो फ़ायदे भी उठा सकता है, जबकि जस्ट मैन है, वो इनमें से कुछ इसलिए भी नहीं कर देखा सकता। जाए इसलिए देखा जाए पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सारे हुक्मरान हैं, सारा साल पैसा करप्शन करने के बाद, लूट-मार करने के बाद, साल के आखिर में हज करने जा रहे होते हैं। तो बंदा सोचता है यार ये हज किस तरह कर रहे हैं, ये कुर्बानियाँ किस तरह कर रहे हैं? तो वो इन्होंने भी यही समझा हुआ है कि हम खुदा को खुश करके, हम इस तरह चूना लगा के चले आखिरत में अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा और हम चले जाएँगे जन्नत के अंदर, व्हिच इज़ नॉट गुड। वही ना, क्या सारी ख़्याल है? ज़िंदगी ऐशी की, बस 60-70 की उम्र में बस 2-4 नमाज़ें पढ़ ली, बस हज कर लिया, खुदा हाफ़िज़। वही जो पैसा आपने अरबों रुपए लूटे हैं, उसमें से आप लाखों रुपए लगा दो, लोगों में बाँट दो या फिर अपने आस-पास के लोगों की हुँ। हेल्प कर दो। अपने ख़ानदान के बच्चों को लगा दो बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे, ठीक है? और हज करके आ जाओ और इट वुड बी गुड, आपको बाद में अल्लाह ताला फ्री पास या टिकट दे देगा जन्नत का। हुँ। तो इस तरह का आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि अनजस्ट पर्सन की नेचर क्या होगी, एक तरह का वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे यार एक और आयरनी आपको नज़र आती है कि यार देखो,
देखो वो मिसाल जो देते हैं ना, ग्लाउकॉन ग्लाउकॉन कहता है कि यार एक बंदा है फॉर एग्जांपल, जो मारा गया लेकिन वो असल में अच्छा था। तो एक इंसान जो असल में जश था, पायस था, मॉरली वर्चुअस था, अच्छा इंसान था, लेकिन लोगों ने उसको बुरा समझा और मार दिया, उसको लटका दिया, कत्ल कर दिया उसको। तो सोक्रेटिस के साथ भी तो यही हुआ था। इतनी आयरॉनिकल बात है कि वो डिबेट कर रहे हैं, और जब मैं किताब पढ़ रहा था इट वाज लाइक फकिंग आयरनी हियर, क्योंकि अपोलॉजी के अंदर जो किताब है प्लेटो की, उसमें भी ये होता है ना कि सोक्रेटिस पे इल्जामात लगते हैं कि तुम इम्पाइटी प्रमोट कर रहे हो, यूथ को मिसलीड कर रहे हो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जो उसने नहीं की थी। वो अच्छा था दिल में, ही वॉज अ जस्ट पर्सन, लेकिन ही वॉज बिलीव टू बी अनजस्ट। तो जब ग्लाउकन उसको कहते हैं ना कि प्रूव मी कि बीइंग just but being perceived as unjust is better than being unjust but being perceived as unjust is better than, you know। तो सोक्रेटिस कैसे प्रूव करता है? वो तो वो जिंदगी जी रहा था उस वक्त, ही वाज लिविंग दैट लाइफ, तो ही वाज प्रूविंग इट इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आईज। तो इट वाज काइंड बिल्कुल। ऑफ आयरॉनिकल। और यार देखा जाए कितनी आयरॉनिक बात है कि हमारे जो आसपास इस वक्त जो सारे रिलीजियस मौलवीज हैं, दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज जस्ट, मगर वो अंदर से जस्ट नहीं होते। और अगर एक लड़का या उसने शायद पैंट शर्ट पहनी है और वो जस्टिस की बात करेगा, पूरी पूरी नेशन उसके खिलाफ हो जाएगी, या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट पे बात करेगा और शायद उसका नज़रिया ठीक हो, बिकॉज ही इज़ अ जस्ट पर्सन, लोग उसको पोर्ट्रे करेंगे एज एंटी नेशनलिस्ट, ठीक है, या फिर अगेंस्ट स्टेट पोर्ट्रे करेंगे वो। क्या ये बात सही है कि नहीं? हाँ बात यार वही बात सही है, क्योंकि देखो सीमिंग और बीइंग के अंदर बीच में बड़ा बाइनरी डिबेट क्रिएट कर दी है ना, जो कि है भी शुरू से चले आ रही है कि आप जो देखते हो वो हम लोग ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसको मानते हैं देन जो आप असल में हो। अब असल में क्या हो वो हमें जान तो नहीं सकते ना, इसलिए हमें हमारे लिए बड़ा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है कि हमें दिख क्या रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट व्हाट शुड मैटर द मोस्ट। काफ़ी और तरीके होते हैं जानने के लिए कि अंदर की अच्छाई किसी इंसान की क्या है। दिखावे से तो आपको नहीं सब कुछ दिख सकते ना, कि एक इंसान ने अगर दाढ़ी मूछ रखी है और उसने टोपी पहनी है सर पे, तो वो एक बड़ा पायस आदमी है आपका मौलवी। तो इट्स जस्ट समथिंग दैट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, ये जो बाइनरी ओके। है सीमिंग और बीइंग So, की। what do you think? We should wrap up our podcast over here, or we should discuss book number three as well? यार अभी यहाँ पे ना बुक 2 खत्म नहीं हुई। बुक 2 के अभी कुछ पॉइंट्स हैं, अब रैप कर देते हैं, मेरे ख्याल 10 मिनट और लेंगे, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। Yes, no ग्लाउकॉन ने worries. You पूछा ना can go. उससे कि मुझे प्रूव करो कि एक जो जस्ट आदमी है, हु इज परसीव टू बी अनजस्ट, उसकी लाइफ कैसे बेहतर है देन अ मैन हु इज अनजस्ट बट परसीव टू बी जस्ट। तो सोक्रेटिस कहता है कि यार इस चीज को बताने के लिए कि जस्टिस कैसे बेहतर है, इंट्रिंसिकली इन इटसेल्फ जस्टिस गुड कैसे है, तो कहता है कि मुझे पूरा एक मैप को तुम्हारे सामने पेश करना पड़ेगा ऑफ एन आइडियल सिटी, जो कि एक यूटोपियन आइडियल सिटी है विच इज रन बाय फिलोसोफर किंग्स। अब ये बुक 2 के एंड पे बात हुई है। अब ये पूरी रिपब्लिक में तकरीबन आपको एक आइडियल सिटी की मतलब बेसिकली सोक्रेटिस क्या करना चाह रहा है, वो एक आइडियल सिटी फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट कर रहा है। वो कहता है कि हम लोग अभी बैठे हुए दोनों एक सिटी क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, जो बेहतरीन सिटी हो, जो कि जस्ट रूलर्स रूल करते हो, फिलोसोफर किंग्स रूल करते हो, और जो इंसाफ पसंद सिटी हो जहाँ पे जस्टिस हो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक पॉलिटिकल मैक्रो लेवल पे भी जस्टिस हो। तो वो कहते हैं हम एक फ्रॉम स्क्रैच सिटी बिल्ड करते हैं, राइट। अब वो कहता है कि हम आपको बताते हैं जस्टिस गुड कैसे है इन इटसेल्फ, लेकिन उससे पहले आप सुन लो कि दो लेवल पे जस्टिस होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर मैन, द जस्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर मैन, और एक होती है पॉलिटिकल लेवल पे बिलोंगिंग टू अ सिटी और अ स्टेट। एंड सिंस अ सिटी इज बिगर देन अ मैन, Socrates proceeds upon the assumption कि it is easier to first look for justice at the political level, क्योंकि वो मैक्रो स्केल पे है, उसको आप ज़्यादा ज़्यादा आसानी से ढूंढ सकते हो, ज़्यादा आसानी से देख सकते हो। एंड लेटर ट्राई टू फिगर आउट कि वेदर और नॉट इट इज़ एनालिगस टू जस्टिस एट एन इंडिविजुअल लेवल, जो कि ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है टू फिगर आउट टू डिसर्न। अब खैर वो ये एक सिटी बनाता है, एक फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने की कोशिश करता है, जो कि जिसकी बात हम लोग बुक 4 तक करते रहेंगे, इस इमेजिन सिटी की इन द रिपब्लिक। सोक्रेटिस कहता है कि एक एक ये जो हमारी आइडियल सिटी है ना जो हम बना रहे हैं अभी, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन वो है कि यार हर इंसान की कुछ नेचर होती है, हर इंसान की इंट्रिंसिक नेचर होती है, और एक इंसान वही करेगा जिसके जिसके लिए वो पैदा हुआ है, उसकी नेचर की जिस चीज़ के लिए है। अब यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ इनेटिज्म आपको गौर करना पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एनामनेसिस, थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन पेश की थी अपनी,
उसने एक मिथ ऑफ द मेडल्स भी अपनी पेश की थी। मैं काफ़ी थेरीज का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा बता दूं कि सोक्रेटिस सॉरी प्लेटो जो है ना, वो मानता था एज अ फिलोसोफर कि आप पैदा होते हो विद अ फ्यू थिंग्स जो आप जानते हो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। आप पैदा होते हो, आपके पास कुछ नॉलेज होता है, आपके पास कुछ इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो मेरे में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो जो मेरी पर्सनैलिटी का बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। और जो भी इंसान पैदा होता है उसकी पर्सनैलिटी कुछ इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स उसका उसका साथ देती हैं पूरी ज़िंदगी। उसी तरह सोक्रेटिस कहता है कि इस सोसाइटी में, इस इमेजिन सोसाइटी में जो हम फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर रहे हैं, इसमें हर इंसान वही करेगा जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, जो उसकी इनेट नेचर का पार्ट है। अब वो कहता है कि जब तक हर इंसान अपना अपना स्पेशलाइज्ड रोल जो उसको डेलीगेट किया गया है उसको पूरा करते रहे तो कोई मसले नहीं होंगे। और जो कारपेंटर है, ही मस्ट ओनली बिल्ड थिंग्स, द फार्मर मस्ट ओनली फार्म, द रूलर मस्ट ओनली रूल। और हमने एक दूसरे के बिजनेस के बीच में नहीं पड़ना। जो जो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, आप उसी पे काम करोगे। और आप क्या बात कर रहा था मैं, कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर जब सॉर्ट आउट होगी ना, तो सोक्रेटिस इस सिटी को बिल्ड करता करता है। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, ये बस बिल्डिंग ब्लॉक था, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब वो इसको मजीद बिल्ड करता है और वो कहता है कि ये जो सिटी है ना, इट इट अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि हम सारों की नीड्स होती हैं, हम सारों के वांट्स होती हैं। और हम सारों की, क्योंकि हमारी काफ़ी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स होती हैं, वी नीड मैनी पीपल टू सप्लाई देम, एंड वी मस्ट टेक अ हेल्पर फॉर वन पर्पस एंड अनदर हेल्पर फॉर अनदर पर्पस, एंड दैट इज़ वाई हम एक कम्युनिटी की तरह रहेंगे। वी विल नॉट लिव आइसोलेटेड, वी विल लिव एज कम्युनिटीज़। और इसमें हम लोग हैबिटेशंस में रहेंगे, और हम लोग पार्टनर्स भी लेंगे, एंड वी विल फॉर्म अ स्टेट बेसिकली। आप इस तरह नहीं है कि आप कोई वहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, हम सारे वी आर पार्ट ऑफ वन वन सोसाइटी, वन स्टेट। तो हम इस इमेजिन सिटी को नाम देंगे एक सिटी स्टेट का, कि हमारी आइडियल सिटी स्टेट है, हमारी आइडियल स्टेट है। एंड ये बनी है, इस ये स्टेट बनी है, इट इज इसका इसका क्रिएटर है नेसेसिटी। द स्टेट इज मेड आउट ऑफ नेसेसिटी। अब यहाँ तक सोक्रेटिस ने एक आइडियल सिटी स्टेट, आइडियल सिटी बिल्ड किया है। अब कुछ और चीज़ें वो बात करता है बिफोर द सेकंड बुक एंड्स। वो ये कहता है कि आपकी जो नेसेसिटीज़ में पहली और सबसे ग्रेट चीज़ होती है वो होती है फूड। सेकंड होती है आपका क्लोथिंग। थर्ड सॉरी ड्वेलिंग होती है, और थर्ड होती है क्लोथिंग। लेकिन ग्लॉकॉन कहता है कि यार मैं सिंपलिसिटी में नहीं रहना चाहता, मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, मुझे इससे आगे की आशियाँ चाहिए। क्योंकि आप अगर सिर्फ इसी हम्म, इसी सादेपन में, सादगी में रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। सोक्रेटिस कहता है कि या इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऐड लग्जरीज टू दिस इमेजिन सिटी, जो हमने इमेजिन सिटी स्टेट बनाया है। और इसके लिए हमें ट्रेड कॉमर्स, इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स, डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो हमें अपने बॉर्डर्स भी एक्सपैंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जब नीड्स एक्सपैंड होंगी तो ऑब्वियसली हमें अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे, अपनी सोसाइटी को बड़ा करना पड़ेगा। और दीज लग्जरीज, ये वांट्स और नीड्स की वजह से हमारी वॉर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ। इसके लिए हमारे पास एक क्लास ऑफ वॉरियर्स होनी चाहिए, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, हमारी आर्मी कह लो आप, जो हमें प्रोटेक्ट करे जब हमारी वॉर्स हो, जो कि होंगी which इनेविटेबल होता है। which he calls guardians. Am I right? Yeah. गार्डियंस। अब वो इनको गार्डियंस कहता है। अब वो कहता है कि इनकी क्वालिटीज ये पूरी रिपब्लिक में ना इस सिटी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। अब वो कहता है कि गार्डियंस जो है ना, दे मस्ट फाइंड बैलेंस बिटवीन जेंटलनेस एंड टफनेस। मतलब उन्होंने बिल्कुल अल्फा मेल नहीं हो जाना, उन्होंने ना बिल्कुल बिल्कुल सप्रेस्ड हो जाना है। दे मस्ट बी वेरी केयरफुली सिलेक्टेड। गार्डियंस जो है उनको ऑनर लविंग होना चाहिए, उनको उनको फिलोसॉफिकल होना चाहिए, कि वो डीप 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 लेवल की थिंकिंग कर सकें। तो उनको फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए। और नेचर जो है ना, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस गार्डियंस। एक बच्चा है जिसकी इनेड नेचर का पार्ट है कि वो फार्मर है, उसकी 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 नेचर का अंदर पार्ट है कि वो डॉक्टर है, तो आप उसको गार्डियन नहीं बना सकते, सोक्रेटिस कहता है। तो इसीलिए आपको बचपन से जो जो बच्चों के अंदर आपको नजर आती हैं क्वालिटीज के, अच्छा ये बच्चा जो है ये बेहतर है, इट वुड बी बेटर फॉर हिम टू बी अ गार्डियन, उसको उठा लो। और मतलब किडनैप नहीं करो, उसके माँ बाप से पूछ के ऑब्वियसली, उसको आपने पकड़ना है और उसको अपने बाकी गार्डियंस के साथ बड़ा करना है, और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करनी है फ्रॉम द एज, इसमें फ्रॉम अ आपको वेरी यंग एज।
इसमें आपको थोड़ा-सा एस्पेक्ट उनका उसका ही मिलता है, स्पार्टन्स का भी मिलता है एस्पेक्ट, है ना? हुँ, इसने स्पार्टन्स के अंदर से एक अच्छी चीज़ उठा के वो कर ली, ठीक है? हुँ, और साथ में डिफरेंट सोसाइटीज़ और बिल्कुल ऐसे ही है, और उसने बिल्कुल उसकी एग्ज़ाम्पल उसने एक कुत्ते से दी थी कि एक कुत्ता होता है, वो उसको भी पता होता है कि ज हुँ, अपने फ़ैमिलियर फेसेस के इर्द-गिर्द वो कुत्ता फ्रेंडली होता है, और जैसे ही वो एक स्ट्रेंजर को देखता है, वो ही कम्स इन एन ऑफेंसिव स्टांस, ठीक है? वो ऑफेंस पे आ जाता है, और ऑफेंस और डिफेंस दोनों पे आ जाता है। तो इसी तरह वो कहता है कि टू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग शुड बी अ ट्रेट ऑफ गार्डियन, ताकि वो सोच सके ही, मतलब कि उसके अंदर एक फिलोसॉफिकल एंड भी होना चाहिए, टू यू कैन से कि वो डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या नहीं है, हाँ, उसको किस पता वक्त पे चले फोर्स वर्च्यू यूज, होता है कि या वाइस क्या होती है। बिल्कुल किस वक्त पे फोर्स यूज करना जरूरी है कि नहीं। तो डू यू वांट टू ऐड सम मोर, ओके वी शुड रैप यार दिस अप नाउ। ऑलमोस्ट बस खत्म हो गया है। इट्स जस्ट कि वन वन और टू मोर थिंग्स कि क्या व्हाट वाज आई गोना से। हाँ, गार्डियंस का वो कहता है कि आपको इनको इनको देखना है बचपन से, इनकी आपने सुपरविजन करनी है कि कौन से बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, और जो गार्डियंस की क्वालिटीज़ रखते होंगे बच्चे, उनको आपने बड़ा करना है विद अदर गार्डियंस, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करनी है। और बड़ी इन डेप्थ वो बताता है कि क्या क्या चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा होंगी, जिसमें मैं नहीं घुसूंगा। बस वो ये बात कहता है कि म्यूजिक एंड पोइट्री उनको सिखाएं फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर सोल, और उनकी फिजिकल ट्रेनिंग करें फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर बॉडी। इसके या अलावा वो कहता है कौन सी चीज़ें परमिट करनी चाहिए, क्योंकि देखो इन ग्रीक सोसाइटी में होमर वगैरह जैसे जो कहानी स्टोरी टेलर्स थे, उनका बड़ा पार्ट था। और वी नो कि सोसाइटी की और कल्चर की एडवांसमेंट होती है स्टोरीज से। वो कहता है कि कौन सी स्टोरीज परमिटेड होंगी, कौन सी नहीं होंगी। वो कहता है उस तरह की स्टोरीज आपने बच्चों को नहीं पढ़ानी जो उनके गॉड्स को एज क्रूअल पोर्ट्रे करें, या फिर ऐसे पोर्ट्रे करें कि वो लापरवाह हैं। क्योंकि फिर ये एक चाइल्ड की सोल को करप्ट करेगा। और इस तरह की वो काफ़ी चीज़ें बताता है कौन सी इंक्लूड नहीं करनी, लेकिन क्योंकि वो बहुत डिटेल में है तो वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज हेयर। तो खैर वो कहता है कि जो गॉड्स हैं दे ऑल्सो कैन नॉट बी पोर्ट्रेड टू बी लायर्स और मैजिशियंस, क्योंकि अगर वो ऐसे पोर्ट्रे करेंगे तो एक बच्चा समझेगा कि यार देखो, इट इज़ ओके टू लाई, इट इज़ ओके टू डिसीव अदर पीपल। तो खैर इस तरह की और मिसालें बिकॉज सोक्रेटिस देता है। बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड, गॉड की क्वालिटी है कि वो झूठ बोलता है या वो मैजिशियन है या फिर वो हम्म, धोखा देता है, तो वी शुड बी डूइंग द सेम थिंग एज वेल। हाँ, सो तो इस तरह की मिसालें सोक्रेटिस देते हैं और वो यहाँ पे तो यार ख़त्म हो इससे जाती आप है। ये देखो कि आजकल के ज़माने में बच्चे बैठ के जिस तरह की कार्टून और जिस तरह की चीज़ें देख रहे होते टीवी के ऊपर, 100% ऑफ द टाइम वो जो चीज़ें हैं, दे आर नॉट केयरफुली you can say manufactured to nourish a child's brain, ठीक है? उसमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि उनका जो हीरो है, वो हर हर बुरे इंसान को मार रहा है या फिर कत्ल कर रहा है या कुछ कर रहा है। कुछ जगहों पे दिखाया जाता है कि जो हीरो है, ही इज़ अ सॉफ्ट फेमिनिन, उसकी एक साइड है। एक जगह दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई किस्म का वो है, आप कह रहे हो अल्फ़ा मेल है। तो इससे हमें मालूम होता है कि हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ या फिर कार्टून्स ऑन आवर चिल्ड्रन, तो हमें इस बात से मालूम होता है कि इसका कंसर्न जो था वो सोक्रेटिस के दौर से होता आ रहा है कि नहीं? यार आप अर्तुगरुल की बात कर लो कि देखो, आपने देखी होंगी वो टिकटॉक्स वगैरह, वो जो 7 साल के बच्चे तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम हो जाएंगे काफिरों की गर्दन उड़ाने। जब वो अर्तुगरुल देखेंगे, वो देखेंगे उनका उनका अल्फा मेल मुस्लिम हीरो जो काफिरों की गर्दनें उड़ा रहा है, तो उनके दिमाग में 7 साल का बच्चे को क्या ही पता है, और वो तलवार लेके खड़ा है, कह रहा है टिकटॉक के अंदर कि मैं गर्दनें उड़ाने जा रहा हूँ काफिरों की। तो स्टोरीज एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सारा बड़ा पार्ट पार्ट प्ले करता है आपकी ब्रिंगिंग के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी शेपिंग के अंदर। मगर मसला है कि यार अब देखो लोग उस पूरे ड्रामे के अंदर से इस तरह की क्लिप्स निकालेंगे, वो चलता हुआ आ रहा है, पीछे लगा देंगे म्यूज़िक कोई बॉलीवुड का, वो तलवार निकाल रहा है, मार रहा है, जबकि वो उसके पीछे ये नहीं दिखाएँगे, इसकी दूसरी साइड नहीं दिखाएँगे अर्तुगरुल की। अगर देखा भी जाए शो में, मैंने पूरा देखा था कि पूरा कि देखा वो ब्रो, बहुत खेला है यार। यार बहुत बेला था पहले। तो यार उसमें यार ये दिखाया जाता है कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं करता, ठीक है? अगर उसके दुश्मन एक वक़्त पे आके माफ़ी माँगने पे रेडी हो जाते हैं, फिर उससे माफ़ी माँगते हैं, फिर वो देखता है कि उनमें दे दे हैव सम एलिमेंट ऑफ गुड इन देम, ही ट्राइज़ टू यू कैन से सपोर्ट देम ऑन देयर जर्नी, ठीक है? उसने किसी पे इस्लाम ज़बरदस्ती, आप कह लो कि उसमें ये ड्रामे में दिखाया गया है कि किसी पे ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं कहा कि तू मुसलमान बन, तू अच्छा है तो तुझे मुसलमान होना ज़रूरी है। ये बात भी दिखाई गई, मगर मसला है कि लोग उस पूरे को सब कुछ छोड़ के उसमें से वो जो क्लिप्स होंगी, वो हलीमा के पीछे भाग रहा है घोड़े पे या वो तलवार निकाल रहा है, उनको निकाल के टिकटॉक पे लगा देंगे, और लिटरली जिस तरह के हर शो के साथ होता है, इस तरह के हर शो के साथ यही हो रहा है कि लोग अपनी पसंद की चीज़ निकाल लेते हैं और बाकी सबको कॉन्टेक्स्ट को उठा के कूड़े या कबाड़ में फेंक देते हैं। यार आप देखो तो हमारी भी ईमान की और हमारी
हमारी पर्सनैलिटी की कमज़ोरी आप कह लो। हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे बैठती ही वो चीज़ें हैं जो हमें एक नेगेटिव लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकें। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जिस तरह तुम कह रहे हो कि वो अर्तुगरुल अपने दूसरों दुश्मनों के साथ बुरा नहीं करता था, तो ये किसी 7 साल के बच्चे ने ये चीज़ सीख के तो उस पर टिकटॉक नहीं बनाई ना। उसने नेगेटिव बिल्कुल। चीज़ पकड़ी, उससे इन्फ्लुएंस हुआ, तलवार पकड़ी और वही डायलॉग बोला और उसकी टिकटॉक बनाई। मतलब आपको नज़र आ रहा है कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो और नेगेटिवली, जो नेगेटिव कॉनोटेशन रखती है। बिल्कुल, और इससे यार इस चीज़ तो ये देख सकते हैं कि जोकर मूवी है, लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं जोकर के कैरेक्टर को, जबकि ही जस्ट गोज़ अराउंड किलिंग पीपल फॉर नो रीज़न, जस्ट फॉर हिज मेयर एंटरटेनमेंट। ये दिखाया कि जोकर का कैरेक्टर ये होता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मारता है या फिर लोगों के ऊपर हार्म इन्फ्लिक्ट करता है। मगर लोग उसको भी एक तरह का मतलब कि उसको लोग, आप ये कह लो कि ना, उसको अपने आप से रिलेट करते हैं। डू यू एग्री और नो? इसके अलावा आप वो देख लो, वो जो शो है पीकी ब्लाइंडर्स, उसमें थॉमस शेल्बी की पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को आप कह लो कि जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर उसकी तरह ऐड करने की कोशिश करेंगे, जबकि थ्रू आउट द सीरीज दिखाया गया है कि ही इज़ नॉट अ वर्चुअस मैन या फिर ही इज़ हुँ। नॉट अ जस्ट मैन, ही कैन डू एनीवन रॉन्ग जब उसको दिखाई दे। तो इसमें यार यार वो ये दिखाया था कि बेसिकली लोगों अल्फा को मेल की जो लोग वेव चली है ना, तो लोगों को वही नज़र आता है टॉमी शेल्बी एक बड़ा अल्फा मेल जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पीपल वांट टू बी रिस्पेक्टेड बट पीपल डोंट वांट टू बी वर्चुअस, क्योंकि टॉमी शेल्बी इज़ रिस्पेक्टेड बट ही इज़ नॉट वर्चुअस, राइट? पीपल बिल्कुल। जस्ट वांट टू बी रिस्पेक्टेड और उसको फॉलो करते हैं एज़ अ रोल मॉडल। बिल्कुल, और देखा जाए तो लोग इसमें ये भी नज़र आता है कि लोग फ़ैसिनेट करते हैं ईवल को आजकल की सोसाइटी में, है कि नहीं? दे आर फ़ैसिनेटिंग ईवल बिकॉज़ ईवल रिप्रेज़ेंट्स स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ, उसको या स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे कर रहा है या मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे कर रहा है। जबकि यार मतलब कि मैं देख रहा था कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनकी सबसे बड़ी जो खूबी ये थी कि ही वाज़ फ़ॉरगिविंग, वो सबको माफ़ कर देते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे। वो अपने लफ्ज़ों के साथ बहुत केयरफुली अप्रोच करते थे किसी को भी, चाहे वो ख़वानदा होता था या फिर वो अगला जो पर्सन बंदा होता था वो ख़वानदा या ना ख़वानदा होता था। उसको उसकी अप्रोच के लिहाज़ से उसको अप्रोच करते थे, और हमें कुछ जगहों पे ये नज़र भी आया है कि अगर नबी करीम ने किसी का दिल तोड़ा भी है तो अल्लाह ताला ने बाकायदा उसके लिए वही उतारी है कि अमीर को अमीर को और गरीब को डिफरेंटली ट्रीट ना करो, सबको इक्वली ट्रीट करो। है कि जब नहीं? वो गरीब बंदा आया था उनसे कुछ सवाल पूछने यस, अंधा बंदा, ठीक है, वो मीटिंग में बिल्कुल। बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो यार अब हम लोग इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। हम लोग यार सबसे बड़ी मेरे ख्याल में पावर वही मैं सोच रहा था कि इंसान की पावर ये होती है कि जब एक इंसान अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग। अगर एक बंदा है वो 6 फुट का है, वो बॉडी बिल्डर है, वो सही ताकतवर है, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग, ही इज़ कैपेबल ऑफ हार्मिंग एनीवन, मगर वो अपनी उस पावर को किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, वो सही स्ट्रेंथ होती है। जबकि स्ट्रेंथ हुँ। ये नहीं होती कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हर किसी को या फिर किसी को भी बिला वजह आप कह लो कि हार्म पहुँचाओ या बिला वजह किसी को दुःख पहुँचाओ। व्हाट डू यू थिंक, है कि नहीं ये बात? यार कन्वीनिएंट है ना, गुनाह करना और मतलब ईविल करना, दूसरों को हार्म करना तो कन्वीनिएंट है, क्योंकि अगर आपके पास वो कन्वीनियंस है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो या नहीं भी हो, आप दूसरी तरह किसी तरह आपको मौका मिले किसी बंदे को चूना लगाने का या हार्म करने का, इनजस्टिस करने का आपको मौका मिला है, आपके लिए बड़ा आसान है। आप यूं यहाँ से 2,000 रुपये गायब कर लो अपने बाप के वॉलेट से, या कुछ और कर लो, किसी दोस्त की बुराई वहाँ कर लो अपने नंबर स्कोरिंग करने के लिए। ये सब चीज़ें करना, इनजस्टिस करना आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन वो इंसान जिसके लिए आसान होने के हो, बावजूद भी वो काम नहीं करता, वो सच का साथ देता है, वो जस्टिस का साथ देता है, वो असल स्ट्रेंथ है, राइट? तो यही वो बात स्ट्रेंथ है। सोक्रेटिस ने बिल बात की है पूरे पूरे किताब के अंदर। और उसका भी जो गार्डियंस का जो उसका जो एक वो आप कह लो कि उसका एक विज़न है गार्डियंस का, वो भी ये विज़न है कि दे आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग हार्म, बट दे चूज़ वेयर टू इन्फ्लिक्ट हार्म, कहाँ कहाँ मतलब कि अपनी फ़ोर्स यूज़ की जाए और कहाँ फ़ोर्स यूज़ ना की जाए। कि दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर इमोशंस एंड दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर स्ट्रेंथ या कंट्रोलिंग देयर पावर। तो और इसी के लिए उनको पढ़ाई जाएगी फिलोसफी वगैरह, ताकि उनको पता चले कि फिलॉसफी वर्च्यू क्या है, वाइस क्या है, और किस जगह पे हार्म करना है, किस जगह पे नहीं करना, कब वॉर बेच करनी। जो आपकी गार्डियन की आर्मी है, तो वो एक ही पेज पे हो सारे। बिल्कुल। सो अब्दुल्ला, डू यू वांट टू रैप दिस अप नाउ?
हाँ, हमने 2 किताबें डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक वी शुड लाइक डिस्कस द नेक्स्ट वन बाद में इन द नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, वो थर्ड एपिसोड में हम बुक 3 से बुक 4 या 5 तक डिस्कस करेंगे। होपफुली ये हमारी जो पॉडकास्ट है, ये तो आज की अपलोड हो जाएगी, जो नेक्स्ट टाइम होगी वो उसी दिन अपलोड हो जाएगी, मे बी नेक्स्ट वीक और उससे अगले वीक। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला अली खान फॉर योर इन डेप्थ perception ऑफ द रिपब्लिक एंड योर इन डेप्थ नॉलेज। अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुल्ला।